तो यार पिछले वेंसडे के इंकरेजिंग पॉडकास्ट के इंकरेजिंग रिस्पॉन्स को देखते हुए जब हम लोगों ने 4 ऐसी बड़ी क्रिकेट कंट्रोवर्सीज और फाइट्स को कवर करा था उस पॉडकास्ट में, जो लोगों का रिस्पॉन्स आया वो अच्छा आया एंड उसी को रिस्पेक्ट करते हुए आज हम लोग उसके एक सेकंड पार्ट के साथ आ चुके हैं जहां पे हम लोग 5 और ऐसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज और फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्रिकेट के स्पोर्टिंग वर्ल्ड में हुई हैं। और मुझे लगता है पता आज का पॉडकास्ट डिफरेंट कैसे है पिछले वाले से, तुम भी बताओ तुम अग्री करते हो कि नहीं। मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट थोड़ा और डार्कर होने वाला है इन द सेंस की बात सिर्फ तू मैं की नहीं है इस बार रियल कॉन्सिक्वेंसेज है और वो लीगली मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज और वो ऑफेंसिव नेचर के हो सकते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम पूरा पॉडकास्ट का थीम वो था जहाँ पे हमने फाइट्स देखी थी बेसिकली कुछ 2 इंडिविजुअल्स के बीच में। नाउ इट इज अ बिगर एंड थोड़ी बिगर पिक्चर के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे एज यू सेड की लीगल कंट्रोवर्सीज होती हैं वहाँ पे एंड कैसे लीगल एक्शंस लिए जाते हैं इनके पीछे। मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज और ज्यादा बड़े होने वाले हैं एंड काफी हमारे फेवरेट प्लेयर्स चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, ऐसे प्लेयर्स भी स्क्रूटिनी के अंडर आने वाले हैं। वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस पॉडकास्ट वही होता है ना कि आपके लिए कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो क्या लगता है बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कहते हो कि यार ये कुछ गलत कर नहीं सकते, बट कभी कभी जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है एंड वही एक जो ग्रे साइड है हर एक इंसान की और शायद वो परहैप्स उस सिचुएशन की उसको आज हम लोग डिकोड करने का ट्राई करेंगे। 5 टॉपिक्स करने वाले हम लोग, 5 स्टोरीज होंगी रादर। आई थिंक जो पहली स्टोरी होने वाली है वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी की। आई वाज अबाउट टू से कि एक काफ़ी यूनिक कंट्रोवर्सी है एंड एक ऐसे इंडिविजुअल के बारे में जिसके बारे में आप यूजुअली कंट्रोवर्सी वर्ड एसोसिएट करते नहीं हो, विच इज़ बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जब भी सोचते हो तो यू थिंक कि ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज गाय। हमेशा उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत वेल थॉट होते हैं, जो भी काम करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। बट उनके आईपीएल करियर में स्पेसिफिकली एक परहैप्स एक ऐसा मोमेंट आया था जिसकी बात अभी तक करी जाती है एंड प्रॉब्ली वो एक ऐसा मोमेंट था जो वो शायद रिग्रेट करते हो। उसकी हम आज बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आया था। आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों को ये काफ़ी अच्छे से याद होगी ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे भी जब ये बात हुई थी तो इसका बहुत मतलब बेसिकली बहुत पतंगड़ बना था इस बात का एंड प्रॉब्ली राइटफुली सो, क्योंकि काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। और पता है ये ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा बड़ा नाम इन्वॉल्व है कि हम लोग का पर्पस इस स्टोरी को नरेट और डिस्कस करने का ही होने वाला है कि क्या ये चीज़ एक्सक्यूजेबल है, क्या ये चीज़ एक्चुअली में गलत है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है या फिर शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है। पता है इसके बाद एक और ऐसा एग्जाम्पल देखने को हमें मिला था आईपीएल में एक यंगस्टर से। अच्छा, उनका मैं नाम अभी लूंगा नहीं, शायद लोग समझ गए होंगे, वरना हम लोग सेगमेंट में उनको भी डिस्कस करेंगे एंड कंपेयर करके बताएंगे कि क्या फैंस की हिपोक्रेसी है या फिर वो जेन्युइनली एक केस बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के बारे में। एज ए सेट सीएसके और आरआर के बीच में मैच था जो कि जयपुर में खेला जा रहा था। तो ऐसा भी नहीं कि चेपॉक में है कि भाई चेन्नई में थाला का राज चलता है तो वहां पे उन्होंने ऐसा करा हो, ये चीज जयपुर में हो रही थी। आई थिंक एट दिस पॉइंट धोनी का राज पूरे इंडिया में, राइटफुली सो, ही डिजर्व्स इट। उस टाइम पे आरआर पहले बैटिंग करती है टॉस जीत के और 151 का टोटल खड़ा करती है। जब सीएसके इस टोटल को चेस करने जाती है तब काफ़ी एक रॉकी स्टार्ट होने मिलती है, क्योंकि उनके जो टॉप 3 बैट्समैन थे शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसी और सुरेश रैना, ये सब 11 रन कॉम्बाइंड बनाते हैं। ये कौन से साल की बात है? दिस इज आई थिंक 2019। अच्छा, मतलब 5-6 साल आराम से हो चुके हैं इस बात को। वही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी सोच के लगता है कि हाल ही में हुई थी, बट इन हाइंडसाइट यू से कि यार 5 साल हो चुके हैं इस बात को। उस टाइम पे 11 रन कॉम्बाइंड बनाते हैं टॉप 3 बैट्समैन जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे इस सीजन के अंदर। एंड देन राइडू आते हैं नीचे बैटिंग करने जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं एंड 50 बनाते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एज राइडू हैज़ डन। और ये 2019 की बात है जब वर्ल्ड कप भी होना था और फिर उन्होंने निकाल दिया था स्क्वाड से, तो ये भी एक तरीके से आप ले सकते हो। एंड देन जब राइडू आउट हो जाते हैं उसके बाद धोनी आते हैं उस पूरी टीम की कमान संभालने एंड बेसिकली जो धोनी करते आए हैं कि मैं आपको टिक के एकदम एंड तक लेके जाऊंगा और एंड में जिताऊंगा मैच, वो ही बेसिकली वो करने जा रहे होते हैं और एकदम लास्ट ओवर तक टिकते हैं। लास्ट ओवर बेन स्टोक्स डालता है एंड 17 रन चाहिए थे सीएसके को। अब हम लोग इस ओवर की बात स्पेसिफिकली बॉल बाय बॉल करने वाले हैं, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई है वो बेसिकली लास्ट ओवर में हुई थी और इन्हीं में से एक बॉलों के अंदर हुई थी। ठीक है। तो बेन स्टोक का एज आई सेड कि लास्ट ओवर डाल रहा था, धोनी और जडेजा खेल रहे थे उस टाइम पे और 17 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। अब पहली बॉल जो होती है उस पर जडेजा छक्का मार देते हैं, विच मीन्स कि अब 5 बॉलों में 11 रन चाहिए।
सेकंड बॉल जो होती है वो बेन स्टोक्स नो बॉल डाल देते हैं जिसपे सिंगल ले लिया जाता है, तो अब 9 रन चाहिए 4 बॉलों पे। जो थर्ड बॉल होती है उस पर फिर से सिंगल लिया जाता है, तो अब 8 बॉल चाहिए 8 रन चाहिए 3 बॉलों पे। अब जो थर्ड बॉल होती है वहां पे महेंद्र सिंह धोनी आउट हो जाते हैं, बोल्ड कर दिया जाता है उन्हें। एंड एज आई सेड कि एक काफी अच्छा उन्होंने स्कोर खड़ा किया था अपने पर्सनली भी, 58 रन मारे थे और 43 बॉल्स। तो अब इसको अब आज के गेम से आप कंपेयर मत करना। 2019 में T20 क्रिकेट वाज क्वाइट डिफरेंट, इंपैक्ट प्ले रूल भी नहीं था या, एंड सिंस स्कोर बहुत बड़ा नहीं था तो आप अपने आराम से पेस कर भी सकते हो इनिंग्स को। तो काफी एक कैप्टन इनिंग्स सॉर्ट ऑफ खेली थी उनने। और सैंडनर बैटिंग करने आते हैं उसके बाद। सो सैंडनर एंड जडेजा आर बैटिंग एंड बेन स्टोक्स की 3 बॉलें हो चुकी हैं, ठीक है। एंड अब 3 बॉलों में 8 रन चाहिए। नाउ द फोर्थ बॉल जहां पे मेन कंट्रोवर्सी होती है, विच मीन्स कि धोनी जब आउट हुए थे उनकी नेक्स्ट बॉल पे कंट्रोवर्सी हुई, एंड उसी टाइम पे हमने देखा जब वो वॉक इन करते फील्ड के अंदर। सो विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मिनट्स ये पूरी चीज हो गई थी जिसमें वो आउट भी हो गए थे, बैटिंग भी कर रहे थे, एंड देन ये चीज भी होती है। अब फोर्थ बॉल जो होती है बेन स्टोक्स की ओवर की, वो फुल टॉस डालते थे सैंडनर को, एंड जैसे ही सैंडनर वो बॉल खेलते हैं डबल लेते हैं पहली बात तो, बट जैसे ही उनने खेला जडेजा और सैंडनर दोनों क्वेश्चन करते हैं कि नो बॉल है, एंड जैसे ही वो बॉल डली थी अंपायर साइड हो जाता है ताकि थ्रो लगे तो उसको चोट ना लगे। रन आउट का वो सही पर्सपेक्टिव देखने के लिए भी होना पड़ता है वो, एंड उन्होंने उसी वक्त अपना हाथ खड़ा कर दिया था नो बॉल के लिए। दिस इज द मेन पॉइंट, एंड इसको आप थोड़ा क्लोजली इस चीज पे ध्यान देना कि मैंने कहा कि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। ये चीज मुझे भी पहले नहीं पता थी, एनी मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में भी था। मेरे को तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया इस बात को। बट जब मैंने ये चीज देखी, एंड ये सारी चीजें सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस में नहीं मिलती, क्योंकि बीसीसीआई अलाउ नहीं करता कि ये यूट्यूब पे जाए। तो ये सारी जो है वो आईपीएल की वेबसाइट के अंदर आर्काइव्स में स्टोर्ड है। जब मैं वहां से निकाला है, या जब गंभीर और विराट कोहली की फाइट थी, तो वो भी उनके आर्काइव्स में स्टोर्ड था। तो वो एकदम आपको 1080p क्वालिटी में मिलती है आपको सारी चीजें, तो आप उस पर काफी क्लियरली चीज देख सकते हो। एज आई सेड वो फुल टॉस डालते हैं, वो लोग डबल लेते हैं, देन ये दोनों प्लेयर्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बट वो जो अंपायर ने हाथ उठाया था ना, वो भी थोड़ा सा देख के लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि मे बी वो उससे एकदम से रियलाइज हुआ कि शायद नो बॉल नहीं है। एंड इसलिए हुआ क्योंकि जो लेग अंपायर था उसने कॉल कर दिया था, उनकी बात होती है आपस में कान में, उसने बोला था कि नो बॉल नहीं है। अच्छा। एंड उसके जब उन्होंने डबल ले लिया उसके बाद भी जडेजा आके क्वेश्चन कर रहा था अंपायर से, क्योंकि जडेजा ने भी अपेरेंटली देख लिया था कि इसने नो बॉल दे रखी है। एंड देन कम्स वो मोमेंट जहां पे धोनी की वीडियो दिखाई जाती है, एंड वो दूर से ऐसे करके क्वेश्चन कर रहा होता है कि भाई इसने देखा था। एंड मोहित शर्मा का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि उस टाइम पे हुआ क्या था। महेंद्र सिंह धोनी ने वो चीज़ देखी कि उन्होंने नो बॉल कॉल कर दिया अंपायर ने, फिर उन्होंने मोहित शर्मा और जो बाकी सीएसके के प्लेयर्स उस टाइम पे जो बेंच पे बैठे हुए थे उनसे पूछा कि इसने नो बॉल दी थी ना, और इन लोगों ने कहा हाँ भैया हमने भी देखी थी। उसके बाद ये एंटर करते हैं पिच पे जब नो बॉल नहीं दी जा रही होती, एंड वी सी कि महेंद्र सिंह धोनी काफी गुस्से में एंटर करते हैं, जो कि आप बहुत रेयरली देखते हो उनके साथ। काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था एक्चुअली में। एंड देन वो अंपायर्स आके आर्ग्यू करते हैं, बेन स्टोक्स भी वहां पे आ जाते हैं, एंड अंपायर्स भी इस चीज को थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई प्लेयर फील्ड के अंदर आ गया है जो कि अलाउड नहीं होता इस टाइम पे, विच इज अ वेरी क्रूशल पॉइंट टू मेक कि ये जो चीज करी महेंद्र सिंह धोनी ने, ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। जब आप आउट हो चुके होते हो उसके बाद आप फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते, बट वो फील्ड के अंदर एंटर करते हैं और देन आर्ग्यू करते हैं अंपायर से। एंड ये बहुत कुछ सेकंड्स की बात होती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, मिनटों तक चल रहा है, कुछ सेकंड्स की बात होती है, अंपायर से आर्ग्यू करते हो फिर वापस चले जाते हैं। बट वही कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, इवन बेन स्टोक्स फॉर अ मोमेंट देखने में लग रहा था कि काफ़ी शॉक्ड है वो कि धोनी को आने कैसे दिया पहली बात। और धोनी का एक्चुअली स्टैचर और रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा ना कि कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली लोग चौके होंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, वो कोई नहीं बोलेगा। एंड अंपायर ने, लेग अंपायर ने उस टाइम पे यही बताया उन्हें कि मेरे अकॉर्डिंग ये वेस्ट लाइन के नीचे थी, इसलिए नो बॉल नहीं है। बट महेंद्र सिंह धोनी के आप पर्सपेक्टिव से जानो ना, तो मोहित शर्मा भी यही कहते हैं कि उनने जाके क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि हम मैच जीत जाएं, उनने क्वेश्चन इसलिए किया कि आपने एक डिसीजन दे दिया। एज एन अंपायर यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक दीज मिस्टेक्स। अगर आपने एक चीज दे दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते एकदम से उसे। एंड तो उनका पूरा पॉइंट ये था कि एक बार आपने डिसीजन दे दिया तो आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उसे चेंज मत करो। दीज आर दी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मोहित शर्मा। किसी और का इन्फ्लुएंस थोड़ी आ रहे हैं, वो अंपायर लेग अंपायर से दिस इज व्हाट आई वाज प्रोबब्ली गोइंग टू आस्क यू। अगर एक अंपायर ने ऐसा डिसीजन दे दिया है, आई डू थिंक
इट इज़ राइट कि अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया है तो ही विल हैव टू स्टिक विद इट। या तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था क्लियर आउट एंड देन सिग्नल देते। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल है क्या? मैंने जितना सर्च किया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चेंज कर सकते हो मतलब। आई थिंक इट इज़ अ ग्रे एरिया, इट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि प्रॉब्ली सोचा ही नहीं होगा आईसीसी ने, एंड देन इसलिए वो रिटन उसमें नहीं है पार्ट पे। बट इट इज़ मे बी एन अनस्पोकन रूल जो कि सबके दिमाग में बैठा हुआ है। अब वही है कि सही चीज़ है या गलत चीज़ है किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक अगर उसने इशारा कर दिया पहले देन यू हैव टू गो विद इट। जैसे बट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डीआरएस? उस टाइम पे वही पॉइंट था ना, उस टाइम पे डीआरएस वगैरह अब ले नहीं सकते थे। आई थिंक 2019 में नहीं था ना कि हम खुद डीआरएस ले लें। यार मेरे ख्याल से 2020 में तो था ही। नो बॉल्स के लिए थोड़ी था, नो बॉल और वाइड के लिए हम डीआरएस ले सकते हैं। अच्छा हाँ राइट, ये तो अभी आया। हाँ करेक्ट। आई थिंक 2023 ही प्रॉब्ली पहला सीजन था जहाँ पे ये चीज़ आई थी। आई थिंक इसमें लोग हमें करेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल कि ये वाइड वाला तो हमें पता है कि अभी आया है, नो बॉल वाला भी परहैप्स हाँ अभी रिसेंटली आया है। क्या होता है बेसिकली अंपायर्स का, जब डीआरएस में चीज इंक्लूडेड नहीं थी तो व्हाट द अंपायर्स कैन डू इज दे कैन कंसल्ट विद द थर्ड अंपायर। और अगर थर्ड अंपायर, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली माइक्रोफोन पे टच में होता है आपके, तो अगर आपने कोई डिसीजन गलत दिया भी हुआ है तो वो आपको डायरेक्शन दे सकता है कान में कि भाई ये आपने गलत कर रखा है, आपको हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे जो स्टेडियम में होती है, डिसीजन चेंज कर दो अपना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ पहले नहीं हुई है, बट आई थिंक ये लीगली एज यू सेड ये बहुत ही ग्रे एरिया है। एंड मतलब इसमें भैया नहीं कि आप बुक एग्जैक्टली पूरी सारे लॉस पढ़ो और उसकी इंटरप्रिटेशन 10 अलग सिचुएशन में कैसी होगी वो एकदम ही अलग होने वाला है। प्लस काफ़ी सिचुएशंस की इंटरप्रिटेशन होगी भी नहीं। मतलब कुछ चीज जैसे हमने देखा था ना 2019 जब न्यूजीलैंड हारी थी वर्ल्ड कप, उस टाइम पे रूल का एक फ्लॉ निकल आया था जिसको चेंज करा फिर आईसीसी ने, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मतलब आपको पता नहीं था कि क्या, आईसीसी थोड़ा एक्सपोज हो गई थी वहाँ पे, उसके रूल्स एक्सपोज हो गए थे, तो फिर चेंज ही करना पड़ गया था। राइट। सो आई थिंक ये भी एक प्रॉब्ली वैसा मोमेंट हो सकता है जिसके बारे में उनने लिखा हुआ ना हो, बट मे बी देयर इज एन अनस्पोकन रूल अमंग द प्लेयर्स एंड अमंग द अंपायर्स। क्योंकि आई हैव नेवर सीन, जितने भी साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, कि किसी अंपायर ने बेसिकली आउट दे दिया हो या तो, और उसके बाद चेंज कर दिया हो, नहीं लेग अंपायर ने आउट नहीं, व्हिच इज पता है आई डोंट एग्जैक्टली डिसएग्री विद व्हाट धोनीज पर्सपेक्टिव इज, क्योंकि जब वो ग्रे एरिया आ गया ना तो अब बैटिंग टीम के पास भी उतना ही हक है बोलने का। इनफैक्ट पता है एक्चुअली में अंपायर्स आर एट द मर्सी ऑफ द बैटिंग टीम इन दिस सिचुएशन। क्योंकि आपने बेसिकली नो बॉल दी है और बैटिंग टीम ने वो चीज एक्सेप्ट करी है, अब फिर आप उनके अगेंस्ट जाके वो डिसीजन ओवरटर्न कर रहे हो, तो एक्चुअली में बैटिंग टीम का ही अपर हैंड है यहाँ पे वो चीज़ कमांड करने का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि परहैप्स, क्योंकि लीगली तो ये ग्रे एरिया है, इसको आप एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर नहीं सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब ये रूल्स लेआउट करे जाते हैं, ये लेआउट आप पेपर पे लिख रहे होते हो, उस पर सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत कम हो जाता है। आप वीडियोस या इमेजेस के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते कि अच्छा कोई ऐसा केस हुआ तो शायद ये रूल इस तरीके से इंटरप्रेट करा जाना चाहिए। तो वो जैसे हम लॉ के लिए नहीं देखते कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको लॉयर कैसे इंटरप्रेट करता है, उससे बहुत हद तक पता चलता है कि वो लॉयर किस लेवल का है, कितने अच्छे लूप होल्स वो निकाल सकता है। तो आई थिंक वही वाली बात है कि इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी सब्जेक्टिव एज अपोज टू the interpretation of words being backed by actual actions from images and videos. So what happens here is कि मुझे लगता है कि बैटिंग टीम का डेफिनेटली अपर हैंड है। इट इज़ वेरी रेयर टू सी कि कोई अंपायर जो है वो अपना डिसीजन ऑन फील्ड ले चुका है और फिर अपने आप चेंज कर रहा है। आपको इतनी जल्दी कॉल करना नहीं चाहिए डिसीजन। अगर आपने ले लिया, अगर आपने वो सिग्नल दिखा दिया एंड देन यू हैव टू गो बैक ऑन दिस, तो डेफिनेटली वो बैटिंग टीम पे एक अपर हैंड यहाँ पे होना चाहिए। बट द मेन क्वेश्चन इज अबाउट धोनी। हम समझ सकते हैं धोनी ने ऐसा क्यों करा, वो मैच लास्ट ओवर में है, बहुत क्लोज जा रहा है जैसे कि तुमने बताया, तो डेफिनेटली उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट तो होगी। बट जो चीज आपने करी है वो डेफिनेटली रूल्स के अगेंस्ट है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। आई थिंक बिफोर कमिंग टू धोनी आई वुड प्रोबब्ली सजेस्ट कि व्हाट दे कुड हैव डन एक्चुअली में कि आप ऑन स्क्रीन दिखा सकते थे उस चीज को। अगर नो बॉल नहीं है, मे बी यू कुड हैव शोन कि ऑन स्क्रीन में वो डिसीजन एक्चुअली में करेक्ट है, एंड देन मे बी बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। बट वो चीज़ ऑन स्क्रीन भी नहीं दिखाई गई, आपस में अंपायर्स में और धोनी के बीच में वो बात हुई थी,
दैट इज व्हाई इट सीम्ड काइंड ऑफ अगली एंड मे बी धोनी इसलिए भी काफी गुस्सा थे. इनफैक्ट माइंड यू जो वो नई लेटेस्ट बॉल टेक्नोलॉजी आई है नो बॉल के लिए, जिसके चलते हुए इस साल हर्षित राणा ने विराट कोहली का आउट किया था, या वो इसी साल आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, जहाँ पे बैटर के नेचुरल स्टांस में जो उनकी वेस्ट हाइट होती है वो नाप ली जाती है क्रीज पर, उसके हिसाब से नो बॉल इंडिविजुअल हर बैटर की ली जाती है, वो बॉल की फिर ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि जब वो क्रीज पे होता तो कितनी डिप करें, तो वो तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो इसी साल आई है, 5 साल पहले की बात है ये. तो ऑल्दो इट इज ऑलवेज वेरी शेडी कि जब भी ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो यूजुअली आप स्क्रीन पे दिखाते नहीं हो, पता नहीं क्यों, ये मैंने नोटिस करा है 2-3 बार. तो आई डोंट नो, परहैप्स एक्चुअली में शायद वो नो बॉल थी एंड उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उसको सपोर्ट करना है तो आप वो रिप्ले शायद नहीं दिखाओगे टीवी पे. आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन वाज एग्जैक्टली, बैक एंड पे तो अंपायर्स ने क्या बात करी वो सिर्फ वही जानते हैं, बट डेफिनेटली अगर उन्होंने सिग्नल ऐसा दे रखा है तो सीएसके हैज एन अपर हैंड. बट व्हाट धोनी डिड, क्या वो सही था कि नहीं, अगर उसकी बात करी जाए, देखो मुझे लगता है लीगली अगर हम रूल्स के हिसाब से चल रहे क्रिकेट के, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत था. बट मेरा एक्चुअली में ये थॉट है, 1 सेकंड के लिए सही गलत को हटा देते हैं. सीएसके और क्या कर सकती थी उस टाइम पे अपना वॉइस रेस करने के लिए फॉर व्हाट दे फेल्ट वाज राइट. आई पर्सनली थिंक कि ऑब्वियसली व्हाट धोनी डिड वाज रॉन्ग. नहीं, पर वो और क्या करते हैं इस टाइम पे इट इज द जॉब ऑफ द बैट्समैन. वहां पे जो 2 खिलाड़ी हैं, प्लस एक तो जडेजा है भाई, वो तो हिंदी जानता भी, अंपायर भी वो था, इंडियन ही था, तो आप क्लियरली जाके उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, जो कि वो दोनों ट्राई कर भी रहे थे. सो वेरी ऑनेस्टली धोनी डिड नॉट हैव टू इंटरवीन. भाई अब वो प्रॉब्लली उनके जो इमोशंस थे वो थोड़े ज़्यादा चढ़ गए थे एंड उसके चक्कर में उन्होंने आके कर दिया, जिसके बारे में मोहित शर्मा ने कहा भी है. जब वो वापस आए थे फील्ड से तो ही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री. उस टाइम पे भी काफ़ी गुस्सा थे, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, और उन्होंने आते ही कहा मोहित शर्मा से कि वो लैपटॉप लेके आओ और मुझे वापस रिप्ले दिखाओ इसका. एंड जब रिप्ले देखा उनका तब ही वॉज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि सही करा मैंने जाके, कि एक्चुअली में नो बॉल थी ये. एंड उसके बाद भी ये चीज़ पूछी गई थी उनसे. देन अगेन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी यही बोलेगा बाद में, बट मोहित शर्मा ने ये बोला है कि आज भी अगर उसकी बात होती है तो माही भाई यही कहते हैं कि हाँ वो जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था. आई थिंक यार भाई हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग, एंड एमएस धोनी जितने काम इंसान है और जो उनका पर्सनालिटी जैसी है, जो ग्रेटनेस उनकी है, वो डेफिनेटली एग्री करेंगे कि भाई ये शायद करने की जरूरत नहीं थी, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं था. तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि 2024 के महेंद्र सिंह धोनी उस चीज़ को अगर पीछे पलट के देखेंगे तो हमेशा कहेंगे कि यार आई कुड हैव अवॉइडेड दिस थिंग. मेरा बस एक वही दिल में क्वेश्चन था कि अगर धोनी वो ना करते तो सीएसके अपना स्टांस कैसे रखती. तो उसका तुमने ये जो कहा कि भाई जो ऑन फील्ड प्लेयर्स है उनकी ड्यूटी है फिर ये करना, चाहे वो कल को कह दें कि भाई ठीक है हम फिर नहीं बैठ रहे यहाँ पे, हम निकल रहे हैं फील्ड से, पर उनकी वो जॉब है. अगर आप कैप्टन हो तो भी आपका वो लीगली आपको अलाउड नहीं है करना, वो रॉन्ग है. ऐसा भी नहीं हुई अनकैप्ड प्लेयर है भाई, जडेजा तो लेजेंड है, उसने पे 2019 में इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका था. करेक्ट. और इनफैक्ट मैं एक और चीज बोलूंगा यहाँ पे, इस चीज को मुझे लगता है जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं कहता ना एक यंगस्टर जिन्होंने सेम चीज करी थी, काइंड ऑफ सिचुएशन थोड़ी अलग थी. ऋषभ पंत के साथ ही हुआ था अभी रिसेंटली, वो वॉक ऑफ कर गए थे ना. हाँ, वॉक ऑफ कर गए थे. तो वो भी काइंड ऑफ सेम ही सिचुएशन है. बेसिकली आप अंपायर्स के डिसीजन पे अपना डिसेंट दिखा रहे हो. एक बंदा वॉक इन कर रहा है फील्ड पे जो कि अलाउड नहीं है, और एक बंदा वॉक ऑफ कर रहा है टीम को लेके जो कि वंस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम मोस्टली. तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई ये बहुत ही इमेच्योर कैप्टन है, ये ऐसे क्यों करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ये होता रहता है. बट व्हेन इट हैपेंस टू एमएस धोनी तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता है. तो डेफिनेटली इट्स अ पीआर गेम आल्सो टू लार्ज एक्सटेंट, एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक लेजेंड हो तो आप पे सवाल कम उठेंगे. और मुझे लगता है दोनों ही चीजें, और रादर धोनी की चीज वाज वर्स इन माय ओपिनियन, बिकॉज वो लीगली क्लियरली रॉन्ग है. वॉकिंग ऑफ इज नॉट, परहैप्स 1 सेकंड किसी ने बुक पढ़ी है तो हमें बता सकता है वो जो रूल बुक. I think it is probably against the spirit of the game, not exactly against the rules. Then again, I could be wrong, but I think so कि ये probably. वो थोड़ा ग्रे एरिया में आ जाता है. बट अगर आप आउट हो चुके हो तो आप पिच पे वॉक इन कर रहे हो इन द मिडल ऑफ द प्ले, वो लीगली अलाउड नहीं है. तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर. आई थिंक हाँ, इन हाइंडसाइट गिवन की वो जो सर्कमस्टांसेस थे, बाय द वे गेम जीते हारे वो लोग. फिर मैं वही कहने वाला था कि अल्टीमेटली इट वर्कड आउट फॉर सीएसके, क्योंकि आगे की कुछ बॉलें और भी फनी हो जाती हैं. 6 रन चाहिए थे सीएसके को 2 बॉलों पे अब, और उस टाइम पे 5th बॉल पे मिचेल सैंटनर जो है वो डबल लेते हैं. ठीक है. नाउ एक बॉल पे 4 रन चाहिए.
लास्ट बॉल पे अपने बेन स्टोक्स भाई वाइड डाल देते हैं। सो अब 3 रन चाहिए एक बॉल पे और लास्ट बॉल पे सैंडर छक्का लगा देते हैं। ये बाय द वे जो क्लच गॉड बोला जाता है बेन स्टोक्स को, मैं बाय द फुल क्रेडिट टू हिम, मुझे प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं वो, बट शायद कई लोगों को याद नहीं होगा या फिर क्रिकेट जिन्होंने रिसेंटली देखना शुरू करा है, बेन स्टोक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर्स आल्सो। एंड बेन स्टोक्स की ग्रेटनेस वही है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर्स से वन ऑफ द बिगेस्ट क्लच गॉड बन के दिखाए। द गुड थिंग इज कि उसी साल उन्होंने वो चीज प्रूव करी फिर वर्ल्ड कप में। अरे 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप में उसी ने तो छक्के खाए थे वेस्ट इंडीज से फाइनल में, और फिर रिडेम्पशन देखा उसके बाद जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीती उसमें फाइनल में बैटिंग करके नॉट आउट था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 50 मारी थी। सेम गोज फॉर द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। तो बेन स्टोक्स का वो राइज और उनकी वो आर्क एक अलग ही सेपरेट टॉपिक है, बट हाँ परहैप्स उस टाइम पे ही वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ क्लच गॉड जो कि वो आज की डेट में होते हैं। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल धोनी वाज परहैप्स रॉन्ग इन दिस वन, लीगली एंड अदरवाइज ऑल्सो। बट मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। आई थिंक IPL की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सीज में से एक है, बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं चांटे के बारे में, जो स्लैपगेट हुआ था हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और पता है इसकी डार्क साइड मुझे पता क्या लगती है कि इसके पीछे के कुछ ज्यादा खास मोटिव्स थे ही नहीं। अच्छा, पर्सनली जब मैंने ये चीज सुनी थी, क्योंकि उस टाइम में मैं एग्जैक्टली फॉलो कर नहीं रहा था इतना डीपली, बट अब जाके अगर मैं सुनता भी हूँ ऐसी चीज कि 2 खिलाड़ियों के बीच में ऐसी चीज हुई थी, 2 इंडियन प्लेयर्स के बीच में ऐसी चीज, अनइमेजिनेबल है ये। मतलब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ भाई 2008 में सोशल मीडिया नहीं था इतना, और PR का इतना सीन नहीं था। तुम आज के टाइम, मुझे पता याद है, कई लोग को ये भी नहीं पता होगा, जिम्बाब्वे का एक टूर था इंडिया का जिसमें सुरेश रैना मेरे ख्याल से कप्तानी कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर कोई और बंदा कप्तानी कर रहा था, शायद विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। उसमें जडेजा ने बॉलिंग करी थी, और या तो ये जिम्बाब्वे था तो ये वेस्ट इंडीज था, जिन लोगों को याद है मुझे जरूर बताना। और रैना ने गलती से कैच छोड़ दिया था। अब रैना हार्डली कोई कैच छोड़ता है, एंड सेम गोस फॉर जडेजा। तो जडेजा गुस्सा होकर लड़ने चला गया था रैना से, लिटरली वो कॉन्फ्रंटेशन। मैं देखी तो थी शायद वीडियोस की, और वो बहुत, मतलब मुझे बहुत गलत लगा था कि जडेजा ने ऐसा करा, वो जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी करने की। रैना जानबूझ थोड़ी कैच छोड़ेगा भाई, बट उसमें था कि रैना कंसोल करने का ट्राई कर रहा था, बट वही है कि दूसरा बंदा चढ़ा हुआ है अगर आपके ऊपर, तो क्या ही बोलोगे आप। एक सिमिलर चीज वो हरभजन सिंह और राइडू के बीच में भी हुई थी इन मुंबई इंडियंस ऑल्सो। हाँ, और उसमें वही इट वाज भज्जीज फॉल्ट। इनफैक्ट इस वाले में तो चलो इसकी बात करते हैं जरा, फिर ये साइड बाय टॉपिक्स की बात करते हैं साथ में। क्या होता है भाई, 2008 की बात है ये, दिस वाज जस्ट द 10th मैच इन IPL हिस्ट्री। IPL का पहला सीजन था, उसका 10वां मैच ही था ये, जो अभी IPL बस शुरू ही हुआ है। 2008 की आई थिंक अप्रैल की बात होगी, अप्रैल में शुरू हुआ था। 2008 जनवरी में मंकी गेट होके हटा था, जस्ट 2-3 महीने पहले की बात हुई थी अभी ये। हरभजन उस कंट्रोवर्सी से निकल के आ रहे थे, व्हिच बाय द वे आई डोंट थिंक ही हैड एनी फॉल्ट इन दैट। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में कवर करा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। बट ऑफ कोर्स एक बार वो कंट्रोवर्सी में नाम आ जाता है तो मतलब अनफॉर्चुनेटली आपकी वो इमेज हैम्पर करती ही करती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसके चलते हुए 10th मैच था मुंबई इंडियंस का, एंड सचिन तेंदुलकर को कोई ग्रोइंग इंजरी हो चुकी थी उस टाइम पे, एंड वो रिकवर कर रहे थे उससे, तो ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्यू गेम्स। और मुंबई इंडियंस सबसे एक्सपेंसिव टीम थी उस टाइम पे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, रिचेस्ट ओनर्स भी हैं, सचिन तेंदुलकर की टीम है तो नेचुरली बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है वहाँ पे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस। एंड क्योंकि सचिन को इंजरी हो गई थी एंड मुंबई का सीजन कुछ खास गया नहीं था, 5th आए थे उस साल, तो हरभजन सिंह को कैप्टन बनाया गया था उस टाइम के लिए, जब तक सचिन फिट नहीं थे तो। एंड नेचुरली मुझे लगता है ये मैं चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। आई थिंक हरभजन सिंह वॉज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट स्लैपगेट। नहीं, ये कप्तानी वाला जो सीन था, ओके, कि मैचेस इनिशियल स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है मुंबई की, और अभी मेरे को कप्तानी दे दी गई है एकदम से, मेरा जो बेस्ट प्लेयर है सचिन वो खेल नहीं रहा, तो मुझे लीड करना है टीम को ऐसा क्योंकि जो रिएक्शन हुआ है ना अल्टीमेटली, वो आपको जब समझ में आएगा तो आप देखोगे इसके पीछे रीजन क्या था एग्जैक्टली। काफी हद तक स्ट्रेस लगता है मुझे। वी आर जस्ट अ कंजेक्चर। तो क्या होता है कि भाई हरभजन सिंह और श्रीशांत की बात हो रही थी मैच से पहले, ठीक है। हरभजन सिंह एंड श्रीशांत हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स हमेशा से, इस इंसिडेंट से पहले से। ओके, इनफैक्ट श्रीशांत ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जब भी मुझे विकेट नहीं मिल रहे होते तो मैं हरभजन सिंह को जाके हक करता था, अब मुझे फिर गुड लक मिलता था और मुझे विकेट मिल जाता था। श्रीशांत इतना ज्यादा मतलब लुकअप करते थे हरभजन सिंह को, सीनियर थे हरभजन सिंह उनके, एंड बहुत अच्छा रिलेशनशिप था।
तो वही होता है ना कि भाई श्रीशांत की पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि वो थोड़ा ओवर द टॉप जाके सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हार्ट ऑन हिज स्लीव, वेरी इमोशनल। कुछ गलत भी हुआ है तो भी बहुत दुखी होंगे, कुछ हुआ अच्छा हुआ तो खुश भी बहुत होंगे, इमोशंस दिखाते हैं अपने हिसाब से, जैसा है वैसे रहते हैं। तो उसमें नेचुरली सेलिब्रेशंस भी कई बार बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत अग्रेसिव सेलिब्रेशंस होते हैं। वियर्ड पार्ट इज हरभजन सिंह ने अपेरेंटली मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था श्रीशांत को कि हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना, मैं ये चीज टॉलरेट नहीं करूंगा, हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना, मुंबई इंडियंस अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना। ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा सुन कि आप पहले से ही इतना डिफेंसिव और इतना वो थोड़ा पैसिव अग्रेशन क्यों दिखा रहे हो कि मतलब मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ। श्रीशांत किस टीम के लिए खेल रहे थे? पंजाब भाई, मोहाली में मैच था। मतलब हरभजन सिंह क्यों बोलेंगे ऐसा? पहली बात भाई मुझे वही था कि भाई रिस्पेक्ट करनी है, बट मतलब अगर आप इतने अच्छे दोस्त हो, ऑफ कोर्स इट इज ऑल इन फन यार। आई थिंक ऑल इन फन, बट मे बी सिंस मतलब अगेन दिस कुड बी एन इंटरप्रिटेशन। अगर आईपीएल एक नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, देन प्रॉब्ली ये जो पूरी राइवलरीज वाला पार्ट है एंड ये 2 महीने के लिए जो आपस में खेलते हैं खिलाड़ी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। मे बी दिस होल कॉन्सेप्ट वाज नॉट gelling up with the players that much. Yeah, I don't agree. I think उस टाइम पे तो in fact there was less pressure about this, क्योंकि सबको पता है कि अभी पहला साल है, ये सिर्फ 10 मैचेस हुए हैं अभी कुछ महीनों में हमें दोबारा साथ में खेलना है इंडियन टीम से, तो ये तो बस एक एक्सपेरिमेंटेशन है। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि हरभजन सिंह मैच शुरू होने से पहले ही क्यों ऐसे वार्निंग देंगे श्रीशांत को। अब क्या होता है भाई, मैच हो जाता है, मैच में जो है पंजाब 182 बना देती है। हरभजन सिंह ने ऑल्दो बॉलिंग डिसेंट करी थी, बट जब फिर मुंबई इंडियंस बैटिंग करने की रहती है तो श्रीशांत भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, आई थिंक 2 विकेट भी लेते हैं, एंड मुंबई इंडियंस 116 रन पे ऑल आउट हो जाती है। तो मतलब बेसिकली दे लॉस्ट बाय 66 रन्स। काफी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गई थी। श्रीशांत ने बॉलिंग अच्छी करी, वैसे भी वो थोड़े एक्सट्रीम सेलिब्रेशंस करते हैं। तो मैच खत्म हो गया। अब हर मैच खत्म होने के बाद सबको पता ही है क्या होता है, जो दोनों टीम्स होती हैं वो एक लाइन बना के एक दूसरे से हैंडशेक करने के लिए जाती हैं। उसी जो लाइन बनी हुई थी उसमें वो हैंडशेक्स चल रहे थे। अब हैंडशेक्स होते होते बीच में एक टाइम आया जब श्रीशांत और हरभजन हाथ मिलाने की उनकी नौबत आई। तो भाई जब वो हाथ मिला रहे थे, श्रीशांत खुद कहते हैं कि मैंने थोड़ा सार्कास्टिकली भज्जीपा को कहा कि टफ लक ऐसे करके जो होता है ना, मतलब थोड़ा कि हार्ड लक भज्जीपा ऐसे करके। एंड हरभजन सिंह से वो चीज़ झेली नहीं गई और उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स में एक चांटा जड़ दिया ऑन फील्ड। हाँ, ओके। सरप्राइजिंग पार्ट इज सिर्फ इतना सही रीजन था, इसमें कुछ डीप है ही नहीं। एंड दिस इज एक्चुअली द डार्क थिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव है। वो बहुत ही रिएक्शन में आके अपने चांटा जड़ दिया। आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट एंटी क्लाइमेटिक। मुझे लगा था कुछ प्रॉपर तगड़ा शायद बैक हिस्ट्री होगी। एग्जैक्टली, इनफैक्ट द बैक हिस्ट्री इज कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत आउट ऑफ द ब्लू होगा फॉर श्रीशांत कि उनके साथ ऐसी चीज हुई, वो भी दैट टू ऑन फील्ड। हो सकता था पर्सनली हो जाए चीज, बट ऑन फील्ड इट इज क्वाइट डिफरेंट। द फनी पार्ट इज ये जो चांटा का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये आज तक किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं है। तुम YouTube पे भी जाओगे तो वो लोग एनिमेटेड वो दिखाते हैं कि एक फिगर यहाँ से आ रहा है, एक फिगर यहाँ से आ रहा है, उसको चांटा पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फॉर सम रीजन IPL के जो कैमरामैन भी हैं उनकी किस्मत इतनी खराब है। आज की डेट में तुम देखो विराट कोहली और गौतम गंभीर की मैच खत्म होने के बाद थोड़ी सी बहस क्या हो गई भाई, 10 अलग एंगल से वीडियोस निकली हैं, 10 अलग एंगल से। उस टाइम पे वो कैमरामैन शायद उतना सीरियसली नहीं लेते होंगे इस चीज को, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था उस चीज को, हैंडशेक वगैरह वाले पूरे सीन को ही। ओके, इसीलिए वो चीज आज तक वीडियो है ही नहीं उसकी कोई। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? क्या कि एक्चुअली में रिकॉर्ड नहीं किया होगा? हाँ, क्योंकि श्रीशांत जब रोना शुरू हुए तो उसके हर एंगल से फोटो। अच्छा, ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फील्ड। तुम्हें पता नहीं है क्या ये वाला? नहीं। भाई उसके बाद वो बहुत ज्यादा फूट के रोने लग गए, बहुत ज्यादा फूट। ऑन फील्ड भाई चांटा पड़ गया यार फील्ड के ऊपर, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से, बेस्ट मेंटर से लपेट दिया एकदम। अब भाई इट इज नॉट ऑन वीडियो। हाँ भाई, बट दिया तो है भाई। आई थिंक दैट इज व्हाई मैंने वो तो बहुत बार यूट्यूब पे देखे टॉप 10
फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री मजे के लिए, बट उसमें कभी आई नहीं, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि वीडियो पे है ही नहीं। तुम तो 4-5 साल के थे तब तुमने देखा भी क्या ही होगा। नहीं, मैंने अब मैं जब सर्च करता हूँ ऐसी टॉप 10 फाइट्स तो उसमें भी कभी ये नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्ली वीडियो पे है ही नहीं है चीज। वीडियो नहीं है, बट भाई श्रीशांत की फोटोज बहुत अलग अलग एंगल से ली गई हैं फिर जब वो रो रहे थे। इनफैक्ट आई थिंक वीडियो भी है उसकी, क्योंकि जब कैमरामैन को दिखा कि भाई चांटा पड़ गया तो भागे सब लोग फिर रिकॉर्ड करने के लिए। उनका काम है ये करना, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। एंड श्रीशांत बताते हैं कि भाई मैं एक्चुअली फूट फूट के रोना इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि अब वो चीज़ पब्लिकली पूरी दुनिया को दिखने वाली थी वीडियो पे, बट क्योंकि आई वॉज जनरली शॉक्ड कि जिस बंदे को मैं इतना लुकअप करता हूँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे मेंटोर जैसे हैं, भज्जी पा बुलाता हूँ उनको, उन्होंने मुझे कैसे चांटा मार दिया भाई आउट ऑफ, और एंड जस्ट फॉर अ सार्कास्टिक कि हार्ड लक भज्जी पा ऐसे करके बोला। यार ये तो चलता है भाई, मतलब आई थिंक श्रीशांत का कोई भी जीरो फॉल्ट था यार। आई थिंक अगर इतना भी नहीं चलेगा देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। अगर आप इतना सा भी बैंटर नहीं झेल सकते, एंड इट इज नॉट अबाउट सीनियरिटी या फिर ये जूनियर है सीनियर है ऐसे नहीं बोल सकते भाई, दिस इज स्पोर्ट्स भाई। इतना तो आप बैंटर करते ही हो आपस में बड़े छोटे में, एंड अगर आप इतना भी नहीं झेल पाए, आई थिंक दैट इज ट्रू देन। क्या या तो कैप्टनसी का बहुत प्रेशर था या कुछ अंदर से कुछ प्रेशर था। एग्जैक्टली क्योंकि आपने बहुत ही रिएक्शनरी चीज थी। वो चांटा जो आया वो सिर्फ उस बात के लिए नहीं है, उसके पीछे का बहुत बड़ा बिल्डअप होगा हरभजन के दिमाग में, चाहे वो स्ट्रेस हो मंकी गेट का जो कि 2-3 महीने पहले ही हुआ था, चाहे वो कप्तानी का स्ट्रेस हो या कुछ और पर्सनल लाइफ में होगा, बट इट डिड नॉट सीम लाइक कि इट वाज द वाइज थिंग टू डू भाई, एंड नहीं बनना था। आई थिंक बहुत स्टूपिड चीज थी अल्टीमेटली है, चाहे कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर ये चीज़ सच है कि हरभजन सिंह ने जाके ये बोला था कि भाई हमारे सामने सेलिब्रेट मत करना, दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ स्टूपिड थिंग वेरी ऑनेस्टली। आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी और खिलाड़ी को कि हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना, और वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेगा। फिर आप भी मतलब कुछ सेलिब्रेट ही मत करो आप किसी भी टीम के अगेंस्ट। हर टीम में तो भारतीय खिलाड़ी होते ही हैं, एंड हरभजन सिंह हिमसेल्फ इज नोन फॉर वेरी एग्रेसिव सेलिब्रेशंस। या तो आप या तो खुद भी ऐसे सेलिब्रेट मत करो, बट अगर उन्होंने करा उसका कर भी दिया भाई, उसका चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, यू श्योरली कैन नॉट गेट फिजिकल इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली ऑन फील्ड भाई आपने उतना भी नहीं सोचा कि आपका जूनियर खिलाड़ी है, ही लुक्स अप टू यू, और आपने उसको फील्ड पे थप्पड़ मार दिया। द पॉजिटिव साइड इज हरभजन सिंह ने तुरंत रियलाइज कर ली चीज कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और उन्होंने इनफैक्ट मैं एक्चुअली पता है यहाँ पे तारीफ करना चाहता हूँ हरभजन सिंह की। फर्स्टली जैसे इंसिडेंट हुआ वो तुरंत पंजाब के ड्रेसिंग रूम में गए और सबके सामने परहैप्स उन्होंने श्रीशांत से अपोलोजाइज करा। थिंग वॉज कि पंजाब की मैनेजमेंट को जैसे ये पता चला ना, तो उन्होंने कहा भाई हम तो टॉलरेट नहीं करेंगे कंप्लेंट, और इन्होंने मैच रेफरी से, जो कि फारूक इंजीनियर थे उस टाइम पे, उनसे कंप्लेंट कर दी। उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुई, जिन्होंने इंक्वायरी करी, उसके चलते उन्होंने तुरंत हरभजन को बैन कर दिया आईपीएल से उस सीजन के लिए। अच्छा, सीजन के लिए? पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया, तुरंत के तुरंत बैन कर दिया। अब इसके चलते हुए शरद पवार जो कि उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो थोड़ा पैनिक कर गए कि भाई आईपीएल का पहला सीजन है और ये बहुत एक्सपेरिमेंटल मोड में है, हम लोग 10 मैच हुए हैं अभी। वो जो अपना इसका जो रिबेल लीग थी, क्या नाम था उसका, आईसीएल था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन क्रिकेट लीग, उसको जिसमें राइडो वगैरह थे, वो बेसिकली क्या था, उसी के रिस्पॉन्स में बनी थी आईपीएल। तो वो था कि भाई अगर हम अभी आईपीएल को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा T20 फॉर्मेट। और अभी इसकी इतनी बहुत ज़्यादा बुराई हो गई है क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो गया। भाई आप चांटा मारते हो, आपने क्रिकेट की हिस्ट्री में कितनी इंसिडेंट सुने, कितनी सुने, मुझे तो नहीं याद आ रहा। हम लोग हमेशा फुटबॉल में चीज़ देखते हैं कि प्लेयर्स गेट फिजिकल, क्रिकेट में बस वो बातों तक ही रह जाती है बात। मैं कह रहा हूँ धक्का मुक्की भी हो जाती है, चांटा कौन मारता है भाई? चांटा तो बहुत ही रेयर है। शायद 200 साल की हिस्ट्री में पता नहीं कितने इंसिडेंट ऐसे होंगे, गिनती उंगली पे गिन लोगे शायद। तो बहुत बड़ी डील होती है भाई ये। तो शरद पवार ने कहा ये तो आईपीएल के लिए बहुत ही बुरी ब्रांडिंग हो जाएगी और इसको तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। वी ऑल्सो हैव टू शो एज बीसीसीआई कि हम बड़ा सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे मिस्टर नानावती एक लॉयर थे या फिर जज थे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, उनको अपॉइंट करा कि भाई आप इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करिए। एंड आई थिंक ये हैदराबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था इनफैक्ट। हाँ, ये नानावती कमीशन करके इस चीज़ का पूरा नाम दिया गया था इस इंसिडेंट को, एंड सुधीर नानावती उनका नाम था। अब क्या होता है, अहमदाबाद में इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी थी श्रीशांत एंड हरभजन सिंह की, कि आप दोनों आइए वहाँ पर
एंड नानावती जी को जो है अलग अलग अकेले में बैठ के अपनी साइड प्रेजेंट करिए। तो भाई देखो, हरभजन सिंह ने तुरंत अपोलोजाइज कर दिया था एंड श्रीशांत के दिल में बहुत रिस्पेक्ट है हरभजन सिंह के लिए। तो द सरप्राइजिंग पार्ट वंस अगेन इज कि ये चीज तुरंत सॉर्टेड थी प्लेयर्स के बीच में। हरभजन सिंह ने तुरंत रियलाइज करा उनकी गलती है, श्रीशांत ने तुरंत एक्नॉलेज करा ये हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड आई थिंक देयर इज जेन्युइनली जीरो बैड ब्लड बिटवीन देम। ये जो कई सारे जहाँ पे हम देखते हैं ना कि कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई थी एक टाइम पे, तो आज तक वो थोड़ी खुन्नस है। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जहाँ पे शायद लोग बोलते होंगे ऐसा, बट जेन्युइनली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिस्पेक्ट है। मैं इसके इंसिडेंट्स भी दूंगा अभी आपको जो फ्यूचर में बाद में हुए। इनफैक्ट जो वो अहमदाबाद में गए थे नानावती कमीशन के लिए, तो सुबह वो बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड जब नानावती कमीशन में इवेंचुअली वो गए और जब श्रीशांत की बारी आई मिस्टर नानावती से बात करने की, तो वो रोने लग गए थे श्रीशांत कि भाई प्लीज आप हरभजन को कोई पेनल्टी मत दीजिएगा। ओके, खुद ही कह रहे थे वो। रिगार्डलेस जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई तो फिर बीसीसीआई ने उनको जो है पूरे आईपीएल के लिए बैन करा। वो तो चलो जो करना था वो करना ही था, वो पहले भी हो चुका था। साथ साथ 5 इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी बैन कर दिया और एक वार्निंग भी दी कि अगर आपने ऐसा कुछ दोबारा करा तो आपका फिर लाइफ टाइम बैन भी मिल सकता है। काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी क्योंकि वो स्ट्रिक्ट मेजर उनको लेना ही था ताकि मीडिया में दिखाया जाए। fair, I think हाँ fair, मैं कुछ उसको वो नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज कि हरभजन सिंह ने एक बार भी इस चीज को रिवोल्ट नहीं करा। हरभजन सिंह ने बहुत ही ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट करा कि मेरे से गलती हुई है, ये मेरी गलती है और मेरा भाई जैसा है, छोटा भाई जैसा है, मैं फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ। अगर इसके लिए मुझे बैन झेलना पड़ रहा है 1 साल का तो मैं तैयार हूँ झेलने के लिए। आई थिंक हरभजन सिंह ऑल्सो हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दिस कि वो कुछ ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा कुछ एक वाइल्ड सा रिएक्शन दे देते हैं एंड देन इमीडिएटली ही रियलाइजेस कि कुछ गलत कर दिया उन्होंने। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं जो राइडू वाला इंसिडेंट कह रहा था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे थे और राइडू ने कैच छोड़ दिया था। वो डिफिकल्ट कैच था एक्चुअली में काफी। वो कैच छोड़ा और उसके बाद हरभजन सिंह ने बहुत ही कुछ वाइल्ड रिएक्शन दिया, मे बी कुछ गाली वाली। नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था, कुछ उल्टा था मेरे ख्याल से। किसी और ने कैच छोड़ा था, वो राइडू के ऊपर चढ़ रहे थे। नहीं, कैच तो राइडू ही नहीं छोड़ा था, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और फिर उनने कुछ बोला उन्हें हरभजन सिंह ने, एंड देन राइडू भी थोड़ा चार्ज अप हो गया कि भाई क्या इतना क्या चिल्ला रहे हो। एंड देन आते ही हरभजन सिंह ने थोड़ा प्यार से उसी टाइम पे रियलाइज कर लिया कि मैंने थोड़ा गंदा रिएक्शन दे दिया एंड आई हैव टू काम थिंग्स डाउन। और उस टाइम पे राइडू काफी ज्यादा गुस्सा थे उस टाइम पे स्टिल कि मैंने इस वाले केस को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ना, मैंने रिसर्च करी, तो आई वुड लव फॉर द पीपल इन द कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद किसी और का था, वो राइडू पे बोलने लग गए थे। ओके, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। बट रिगार्डलेस क्या होता है भाई, अब इसके बाद इवेंचुअली थिंग्स गेट वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट वो लोग 2011 में वर्ल्ड कप भी जीते साथ में जाकर। आज तक इनफैक्ट श्रीशांत कहते हैं कि वो ये वाली बात है कि घर में एक छोटा भाई या बड़ा भाई, बड़े भाई ने चांटा मार दिया तो छोटा भाई ये थोड़ी कि दिल पे ले लेगा बात को। तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं हरभजन सिंह को। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जब मैं ब्रॉडकास्टिंग में आया कमेंट्री वगैरह करने के लिए, प्रेजेंटिंग करने के लिए, तो मुझे हरभजन सिंह ने ही सिखाया सब कुछ कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। मैं तो क्योंकि वो पहले से रहे हैं, रिटायरमेंट उनका पहले हो गया था। एंड एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है इनफैक्ट, एक मतलब जो हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो आने वाली है, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था एंड उसके लिए एक वीडियो में देख रहा था जिसमें सहवाग, श्रीशांत, हमारे हरभजन सिंह, जहीर खान, ऐसे लेजेंड साथ में बैठे हुए थे। अगर आप इससे गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो क्या होने वाली है, देन कुडोस टू यू ऑल। कमेंट करना, मैं देखूंगा भाई कौन कौन होगा। और उस वीडियो में क्या होता है, सहवाग बैठे हुए थे साथ में उसमें श्रीशांत ऐसे ही कहते हैं, कुछ ऐसी क्विज चल रहा था, तो श्रीशांत उसमें आंसर करने के बाद कहते हैं कि भाई मैं भज्जू बा को बहुत ही अपना लकी मानता हूँ कि जब भी मुझे लगता था कि मुझे विकेट नहीं मिल रहे तो मैं उनको हक करता था, मुझे लक मिल जाता था। तो वीरेंद्र सहवाग हंसते कहते हैं, अच्छा ये मोहाली के बाद हुआ होगा ना मोहाली में ये वो पूरा भाई मुंह पे बोल दिया, अच्छा ये मोहाली के बाद से हो रहा है मतलब। तो फिर हरभजन सिंह का मुंह तुरंत नीचे, भाई वो शर्मा गया पूरा। एंड श्रीशांत करे नहीं ये तो 2006 वैसे चल रहा है, तो बिफोर दैट ऑल्सो। तो हरभजन सिंह पूरा कि अरे छोड़ो यार इस बात को, भूल जाओ। तो हरभजन सिंह टिल डेट हैज बीन वेरी अपफ्रंट कि यार वो पूरी की पूरी मेरी गलती थी, श्रीशांत का कोई भी हाथ नहीं था। एंड भाई ये सहवाग जैसा बंदा भाई ही इज टू स्ट्रेट मजे लेने भाई, मुंह पे बोल दिया भाई नेशनल टेलीविजन पे, अच्छा ये मोहाली के बाद से हो रहा था मतलब। तो भाई मतलब आई थिंक देयर इज नो बैड ब्लड अबाउट इट। अगर आपके टीममेट्स भी जोक कर रहे हैं इस चीज के बारे में, तो मतलब ड्रेसिंग रूम में अच्छी वाइब्स ही हैं। तो इस चीज का एंड बहुत ही पॉजिटिव हुआ था, बट ये बहुत ही एक मीनिंगलेस
और नीडलेस कंट्रोवर्सी थी, एक इंसिडेंट था जो कि बहुत ही रिएक्शनरी था, एंड इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पर्सनल है टू हरभजन सिंह, जो कि हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, मतलब आई थिंक वही है ना कि श्रीसंत को भी उस टाइम पे कोई आइडिया ही नहीं हुआ इस चीज़ का कि क्यों हुई है ये चीज़। एंड ऑल्सो आई वुड गिव क्रेडिट टू श्रीसंत, क्योंकि एज अ यंगस्टर ऑल्सो ही शोड अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी इन दिस केस, एंड काफी उन्होंने इजीली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। चाहते तो बहुत बड़ा हुआ बना सकते थे, बट बहुत ही मेच्योरली करा, तो क्रेडिट टू हिम। बट आई थिंक जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होने वाली है वो किसके बारे में? इट इज अबाउट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर भाई, ग्रेटेस्ट माय फेवरेट प्लेयर। एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी जो हम डिस्कस करेंगे, हाँ, ये टाइम पे बहुत ही बड़ा धब्बा लग सकता था, हाँ, सचिन तेंदुलकर के करियर पे। दैट इज व्हाई इट इज सच अ बिग डील। जब मुझे पहली बार पता चला था इस चीज के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा वो था कि ये क्या शौक था। हाँ, फिर जब मैं रिसर्च की तो मुझे पता चला कि सो मैंने भी जब रिसर्च करी, क्योंकि इनिशियली आपको बस वो हेडिंग दिखती है कि भाई ये ऐसा टाइप का केस है, और ये बहुत ट्विस्टेड केस है, बहुत ट्विस्टेड केस है, एंड बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व है। मतलब इसको एक्चुअली में सही और गलत भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाए कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व थी और कैसे इस मैच को, कैसे बेसिकली कंट्रोवर्सी कैरी आउट होती है। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर की जो बॉल टैंपरिंग की कंट्रोवर्सी हुई थी। अब सचिन तेंदुलकर और बॉल टैंपरिंग, ये दोनों चीज एक सेंटेंस में कैसे आ सकता है? मतलब आपने थ्रू आउट हिज करियर देखा उनकी इमेज कितनी ज्यादा क्लीन रही है। मतलब प्रॉब्ली आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाओगे, इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट क्रिकेट, आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जाओगे तो मतलब एक आदमी इतना दूध का धुला हुआ कोई मिलेगा ही नहीं आपको, इतना क्लीन आदमी आपको मिल ही नहीं सकता। नॉट इवन मेसी, and probably this is why Sachin Tendulkar is the best brand ambassador for cricket. इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। एक जेंटलमैन्स गेम को उनसे ज्यादा अच्छा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। It is not even Sunil Gavaskar by the way. Sunil Gavaskar has had share of controversies. Correct. Sachin is on a different path. एकदम ही क्लीन है, and that is why ये जो पूरी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी। बट इसको समझने के लिए हम पूरी एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं क्या चीज़ कैसे कैसे पैन आउट हुई थी। सो नवंबर 2001 में इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना था एक 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए ना। उस टाइम पे आई थिंक इनफैक्ट अभी तक हम लोग शायद कोई टेस्ट सीरीज जीते नहीं है साउथ अफ्रीका में, राइट? या सो उस टाइम पे भी क्लियरली साउथ अफ्रीका फेवरेट्स थी। एंड ये वही टेस्ट सीरीज है जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने वो अपर कट शॉट इन्वेंट किया था। एंड अपेरेंटली इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इसलिए है क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा बाउंस हो रही थी कि वो पुल करते तो भी एज लग के ऊपर चली जाती। एंड सो उन्होंने ऊपर से शॉट मारना स्टार्ट कर दिया। सहवाग को भी उन्होंने काइंड ऑफ सिखाया। मतलब बेसिकली द स्टोरी वाज कि सहवाग ने उनको देख देख के जो शॉट वो खेल रहे थे वही रेप्लिकेट करने लग गए। एंड उनने भी अपर कट के बहुत सारे रन मारे उसी मैच के अंदर, उसी सीरीज के अंदर बेसिकली। सो दिस इज जस्ट अनदर ग्रेट पॉइंट ऑफ सचिन तेंदुलकर कि उन्होंने ऑन द स्पॉट एक नई चीज इन्वेंट कर दी। या सो यहाँ पर उन्होंने वो पूरा एक शॉट इन्वेंट करा था। जो पहला टेस्ट मैच था वो साउथ अफ्रीका जीत जाती है। उस शॉट को हार्दिक पांड्या नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं जब वो देखते ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। एंड ही इज प्रैक्टिसिंग भाई। उन्होंने एक रील डाली थी अभी रिसेंटली हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट कि बिना देखे। हाँ, मतलब मैंने एक रिसेंटली एक रील देखी थी, वो आज से 5-6 साल पुरानी है, डोमेस्टिक मैचेस की, उसमें भी उन्होंने वो शॉट मार रखा है बिना देखे। तो ये ऐसा नहीं कि वो अभी कर रहे हैं, ये काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। क्रेजी देख लोगों को अब रहा है, वो काफी स्वैग वाली चीज है वो। बट सेकंड टेस्ट मैच जो कि सेंट जॉर्जेस पार्क में खेले जाने वाला था, ये पोर्ट एलिजाबेथ में एक स्टेडियम है, उधर की है। एंड उस सेकंड टेस्ट मैच के थर्ड डे पे जो चीज़ हुई वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। नाउ क्लियरली इसको डिसाइड करते हैं क्या क्या हुआ था। बेसिकली उस टाइम पे साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स चल रही थी, बैटिंग कर रहे थे वो लोग, एंड इसके बाद इंडिया को चेस करना था अल्टीमेटली टारगेट। सो इंडिया का पूरा ध्यान इस पे था कि कुछ भी करके हम साउथ अफ्रीका को लिमिट करने की कोशिश करें ताकि जो अल्टीमेट टोटल मिले वो थोड़ा कम का मिले। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी बॉलिंग की थी उसमें। अब थर्ड डे के एंड में जो मैच रेफरी था उसका नाम था उस टाइम पे माइक डेनिस। ठीक है। उनने इंडिया के 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया। एक ही मैच के अंदर एकदम से 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया मैच उस डे के एंड पे। ये इतना शॉकिंग क्योंकि 6 प्लेयर्स बेसिकली आपने आधे से ज्यादा टीम को सस्पेंड कर दिया। ये कौन से साल की बात है? 2001 में। दिस इज जस्ट 1 year आफ्टर द मैच फिक्सिंग इंसिडेंट ऑल्सो। और वो साउथ अफ्रीका और इंडिया में ही हुई थी। हाँ, तो प्रॉब्ली रिलेशंस उतने खास भी नहीं होंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, हो सकती है ये चीज़ एग्जैक्टली। एंड उस टाइम पे जो प्लेयर्स जिनको सस्पेंड करा था मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। सहवाग, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह,
शिव सुंदर दास, दीप दास गुप्ता एंड सचिन तेंदुलकर। सारे बड़े नाम है मतलब मोस्टली। एंड इसमें अब स्पेसिफिकली बताता हूँ कि कौन कौन किस चीज़ के लिए बैन हुआ था। तो बेसिकली जो सचिन तेंदुलकर थे उन पे बॉल टैंपरिंग का केस आया था, बाकी सब पे एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया था। मतलब अगर ये हो ना तो आधी पाकिस्तानी टीम आज के टाइम पे बैन हो जाएगी। एंड सहवाग का बेसिकली लोग कहते हैं, एंड बीसीसीआई ने इस चीज को एक्नॉलेज भी कर लिया था। उनका जो सस्पेंशन था वो उन्होंने उसी टाइम पे अग्री कर लिया था, क्योंकि अपेरेंटली सहवाग थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे बॉलिंग करते हुए, और उनने शायद मजाक में उनने चीज करी थी, बट उनने बॉल ऐसे अंपायर को लेके ऐसे दिखाई थी। तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट गो डाउन वेल विद द अंपायर, एंड इस चीज को लेके उनको सस्पेंड करा गया था। बट बाकी प्लेयर्स को एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से करा था, एंड स्पेसिफिकली सचिन तेंदुलकर फॉर बॉल टैंपरिंग। ठीक है। जब ये डे एंड हुआ उसके बाद एक वीडियो बाहर आती है जहां पे वो दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर बॉल की जो सीम होती है उस पर ऐसे खरोच रहे होते हैं ऐसे करके। अब ये बहुत ही बड़ा केस बन गया, रातों रात इंडिया में पूरी बात फैल गई, साउथ अफ्रीका में पूरी बात फैल गई, न्यूज़पेपर्स में आ गया, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बॉल निकाल ही लूँ यहाँ से, हाँ इस पे दिखा सकते हैं ना, ये जो बॉल है बेसिकली ये सीम आपको दिख रही होगी। तो ये सीम में ना कई बार क्या होता है, वो बताना है अभी कि या फिर तुम नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है। बेसिकली ये सीम को अपेरेंटली सचिन अपने नाखून से ऐसे खुरेद। नहीं इट वाज नॉट इवन दिस। तो लाइक एक बार बॉल है ना, हाँ वो ऐसे है बॉल, जो वीडियो पे वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको। हाँ तो वो नाखून से कर रहे हैं ना, या मतलब ऐसे रोल कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ, सीम को। और ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा बॉल टैंपरिंग का सस्पेक्ट में आ जाता है। ये चीज अगर आप ऐसे करते हो, अपने नाखूनों को ऐसे गार्ड के अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो या खुरेद रहे हो, जो भी कर रहे हो, एनीथिंग जो कि बॉल के सरफेस के साथ आप थोड़ी मानहानि कर रहे हो, अगर आप उसको ऑल्टर करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो बॉल टैंपरिंग के अंदर माना जाता है। जैसे कि फेमस सैंड पेपर गेट हुआ था अभी, हाँ, जो कि हमारे व्यूअर्स की जनरेशन को याद होगा शायद। इसमें वो सैंड पेपर क्या होता है, बेसिकली वो पेपर में थोड़ा वो कोर्स फिक्शन ज़्यादा होता है, हार्ड मटेरियल ज़्यादा होता है, खुरेदने के लिए वो अच्छा होता है सैंड पेपर। उसको मल दिया पकड़ के, तो एक साइड से जो शाइन है, जो रफनेस है वो और क्रिएट हो जाएगी, शाइन खत्म हो जाएगी। जो ये ऊपर शाइन है ये टूट के निकल जाएगी पूरी, लेदर खराब हो जाएगा उसका, तो रफ हो जाएगी, तो फिर वो रिवर्स स्विंग करने में हेल्प करेगी बॉल। तो सचिन तेंदुलकर को हाँ सस्पेंड बेसिकली सीम के टाइम पे काफी लोग ये भी कहते हैं कि आप नाखून से उस सीम के जो धागे होते हैं, हाँ, वो आप ऊपर खींचने का ट्राई करते हो ताकि ग्रिप अच्छी बन जाए। हाँ तो क्या होता है, ये जो सीम के ऊपर ये जो धागे आपको दिख रहे हैं सारे, ये अगर ज्यादा पिचक जाएंगे ना, क्योंकि बॉल बाबा जमीन पे पड़ रही है फिर बैट पे पड़ रही है, तो क्या फिर वो पिचक के अगर अंदर चले जाएंगे तो बॉल आप ग्रिप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर एक वो फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है नहीं बिल्कुल भी। तो आप खुरेद के सीम के धागों को अगर ऊपर लेके आ रहे हो, थोड़ा सा खींच के ऊपर ला रहे हो, तो आपको ग्रिप करने में बॉल को हेल्प करेंगे, बॉल फिसलेगी नहीं आपके हाथ से, फिर वरना वो फुल टॉस से जाती है उसी के चक्कर में। तो हाँ बट कंटिन्यू। एंड सो इसके चक्कर में जब उन्हें पता चला, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन यार, अगर एक टीम खेल के आ रही है, मेहनत करके आ रही है, और डे एंड पे उन्हें पता चल रहा है कि उनके 6 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच, जो कि लास्ट डिसाइडिंग टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो कितनी बड़ी बात होगी। एंड सचिन तेंदुलकर भाई, ही वाज अ लेजेंड उस टाइम पे। अगर उन पे ऐसी बात आ रही है तो सब बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि ये चीज कैसे हो सकती है। मतलब एक्सेसिव अपील को एक बार फिर भी हाँ साइड करके हंस के छोड़ सकते हो, बट बॉल टैंपरिंग इज अ करियर डिफाइनिंग एलिगेशन। या मतलब आपका पूरा वो करियर ही एक चीज पे डिफाइन हो सकता है फिर कि अच्छा ये वो प्लेयर जिन्होंने बॉल टैंपरिंग करी थी, वैसे टाइप की चीज बहुत बड़ा धब्बा है। एंड इसलिए मैं एक चीज कोट करना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर की उस टाइम पे एक इंडियन रिपोर्टर से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एंड उनसे उन्होंने ये बोला था कि आई कोट हिम कि सारी उम्र मैंने क्रिकेट साफ तरीके से खेली है, अगर कोई कह रहा है मैं चीट हूं तो वो खुद को देखे पहले। तो क्लियरली ये पूरी बात पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे इस चीज से। एंड सचिन तेंदुलकर इस चीज का जवाब यही देते हैं कि अब मैं क्लियर आउट कर देता हूँ चीज, कि मैं वो जो खरोज रहा था बेसिकली ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और जो पिच थी काफी डैम्प हो रखी थी, तो जब बॉल टप्पा खाती तो यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, जो गीली मिट्टी होती है बेसिकली। हाँ क्योंकि बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं एटमॉस्फेयर में, वो वाटर वेपर है, आपके पानी है हवा में, तो डैम्प का मतलब कि पिच थोड़ी सी गीली है, मिट्टी थोड़ी गीली है। अब उसके ऊपर बॉल अगर 140 किलोमीटर/आवर से पड़ रही है बार बार, तो नेचुरली वो जब बॉल पड़ने के बाद उठेगी तो अपने साथ साथ थोड़ी मिट्टी भी खींच लेगी, मिट्टी चिपक जाती है उसके। एंड ये रफ एरिया भी यही वाला होता है ना, सीखो तो यही पे चिपकती है मेनली, तो वो उसको ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे मड को।
एंड इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए ये भी कहते हैं कि मेरी प्रॉब्ली गलती ये थी कि जब भी आप ये चीज करते हो, बॉल के साथ आप कोई भी चीज कर रहे होते हो, तो आपको अंपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले, एंड अंपायर के सामने वो चीज करनी पड़ती है। तो वो चीज सचिन तेंदुलकर ने कही खुद भी कि मैंने शायद वो चीज नहीं करी है, बट टू से कि मैंने बॉल टैंपरिंग करी है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन हो जाएगा। बट यहीं पे तो वो ट्विस्ट है। क्या इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सचिन ने बॉल टैंपरिंग नहीं करी? सी आई थिंक वही ना कि अब वीडियो में देख के आपको आप कह सकते हो, एंड अगर आप एक बुक डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो यू विल से कि दिस इज बॉल टैंपरिंग। वही जो लीगल तरीके से लिखा गया है। वन सेकंड, यही प्रॉब्लम है जो हमने धोनी वाले केस में डिस्कस किया था, कि जो रूल्स हैं वो पेपर पे वर्ड से लिखे गए हैं, शब्दों में लिखे गए हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है उसके लिए अलग अलग सिचुएशन में क्या वो वीडियो से आप सपोर्ट कर सको एग्जाम्पल्स देके, या फिर आप इमेजेस से सपोर्ट कर सको, वो रूल बुक में है नहीं। तो सचिन ने जो करा है, अगर हम उस एक्ट को पेपर पे लिख रहे हैं कि अ क्रिकेटर इज ट्राइंग टू ऑल्टर द सीम ऑफ अ बॉल विद हिज नेल्स, फिंगर नेल्स, नॉट शोइंग इट टू द अंपायर, तो वो बॉल टैंपरिंग में आएगा। एक्चुअली में वो लीगली बॉल टैंपरिंग में आएगा। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखो, अगर आप रियलिटी देखो, अपनी आंखों से देखो, सिचुएशन को समझो, तो सचिन वाज नॉट बॉल टैंपरिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक मैं वही कहना रहा था कि यहाँ पे भी थोड़ा ग्रे एरिया था, एंड अल्टीमेटली हाउ ऑल दिस वाज कैरिड आउट, कैसे इस चीज को डील करा गया था, पर्सनली वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट कि क्या चीज आगे हुई थी, जो कि मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जगमोहन दालमिया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए जैसे ही न्यूज इंडिया पहुंची, वो इस चीज से बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो बोर्ड है उनका एंड आईसीसी, इन दोनों को धमकी दी कि अगर तुम लोग को ऐसे खेलना है ना तो फिर मैं टीम को वापस बुला लूंगा। जो थर्ड टेस्ट मैच है वो होगा ही नहीं। एंड उस टाइम पे ये भी कहा जाता है, दिस इज वाइडली बिलीव्ड, आई डोंट नो अगर ये बाहर बिलीव करा जाता है नहीं, बट इंडिया में तो ये चीज काफी बिलीव करी जाती है कि उस टाइम पे जिस तरीके से मैच चल रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये ड्रॉ हो जाए। एंड सो साउथ अफ्रीका का ये टैक्टिक्स थे, बेसिकली इट वाज अ ब्लेटेंट एक्ट ऑफ रेसिज्म कि बाहर से कंट्री आई है इंडिया की। रेसिज्म नॉट इन द सेंस कि आप उनको कुछ गंदे टर्म से प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर इट इज बेसिकली आप उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो। एंड वो इसलिए करा गया था ताकि इन लोगों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दो। आई डोंट नो हम उसको रेसिज्म की तरह टर्म करना चाहिए कि नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस वर्ड। ओके, मुझे नहीं पता कि इसको रेसिज्म मे बी आप अनफेयर ट्रीटमेंट आप बेसिकली उसको कह सकते हो, कि मतलब आपको बस गेम जीतना किसी भी हाल में। हाँ, तो आपने और डिस्ट्रैक्ट ऑब्वियसली आप कर ही दोगे इसके, अगर ऐसी चीज आप कर दोगे तो प्रॉब्ली वो चीज़ उनके काम आ गई थी। बट एज आई सेड कि जगमोहन दालमिया जो थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ को टॉलरेट करने को रेडी नहीं थे, और उनने अपनी धमकी दे दी थी। एंड सो जो 4th डे होना था उससे पहले एक बहुत ही फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के बोर्ड के CEO और माइक डेनिस, जो कि उस टाइम में मैच रेफरी जिनका नाम मैंने अभी लिया था, वो दोनों साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे बताने के लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और किस पे क्या क्या एलिगेशंस आए हैं। एंड देन वहाँ पे फेमसली रवि शास्त्री जो कि कमेंटेटर थे, उनने पूछा था माइक डेनिस से डायरेक्टली कि प्लीज एक्सप्लेन मी कि आपने 6 इंडियन प्लेयर्स को किस बेसिस पे सस्पेंड करा है। एंड जो CEO बैठे थे साउथ अफ्रीका बोर्ड के, उनने कहा कि माइक डेनिस कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स। क्योंकि अपेरेंटली मैच रेफरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके किसी का स्पेसिफिकली जवाब देना अलाउड नहीं होता। दिस इज बाय द रूल्स, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रवि शास्त्री ने कहा था इफ ही कांट स्पीक व्हाट इज ही डूइंग देयर। तो रवि शास्त्री भाई एकदम अलग ही वो मुंह पे बोलते हैं। आई थिंक भाई इट इज probably good to have someone like this, especially in overseas tours, जहाँ पे आपको थोड़ा एक dominant personality दिखानी पड़ती है। I think उसके लिए उन्होंने वो चीज़ सही करी थी। But the good thing is, इस मैच में आने से पहले there were some rumors. Again, इसकी कोई reality इसलिए नहीं है क्योंकि आप बता नहीं सकते, प्लेयर्स ने खुल के आके बोला नहीं है, बट सौरव गांगुली खुश नहीं थे टीम से, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि ओपनिंग आने से डर रहे थे। उन्होंने कहा हम ओपनिंग नहीं करेंगे। एलिगेशन ऐसे हैं कि उनमें से एक नाम वीवीएस लक्ष्मण थे। अच्छा। वो चाहते थे वो ओपनिंग करें, सौरव गांगुली, कि वीवीएस लक्ष्मण ओपनिंग करे, और वीवीएस लक्ष्मण ने कह दिया था कि मैं खेलूंगा तो नीचे ही खेलूंगा मिडिल ऑर्डर में, और अगर आपको नहीं ओपनिंग करानी है तो फिर मत ही खिलाओ मुझे। आई थिंक इसमें हमने वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर भी एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तो आई थिंक अगर हम उनकी करियर ट्रैजेक्टरी को भी देखें, ही वाज नेवर अ ग्रेट ओपनर, और मतलब ओपनिंग वाज नॉट हिज प्रेफर्ड पोजीशन। उनका करियर खिला ही तब है जब वो मिडिल ऑर्डर में, और रादर वो टेल के साथ जो बैटिंग करने की जो आर्ट है
वो जब उन्होंने मास्टर करी नंबर 6 पे आकर, आई थिंक वो अपने आर्ग्यूमेंट में सही भी था काइंड ऑफ, मतलब आई थिंक सही है, बट सौरव गांगुली ने ऐसा कहा था कि अगर कोई नहीं करने वाला ना तो ओपनिंग मैं करूंगा, और जर्नलिस्ट ने बहुत फनी वे में इस चीज को लिया था कि आप ओपनिंग करेंगे। उन्होंने कहा था कि टीम जो चाहेगी, जो जरूरत पड़ेगी, मैं वैसे खेलूंगा। आई गेट इट या मतलब so इसकी दो साइड्स हैं, या आप उनकी पर्सनल साइड से देखोगे तो वो भी सही है, बट एक टीम को कई बार ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कि आपके फेवरेबल चीज नहीं होती। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि वीएस लक्ष्मण खुद ही बोल रहे हैं ना कि मैं उधर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर चाहे तो मेरे को मत ही खिलाओ। या ही इज नॉट सेइंग कि मेरे को खेलना भी और मेरे को अपनी पोजीशन पे खेलना, मेरी मनमानी चलेगी। वो मेरे ख्याल से टीम के हित में कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे ही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, वरना परहैप्स यू कैन लुक एट समबडी एल्स, वो शायद बेटर कंट्रीब्यूट करके दें आपको। या बट द गुड थिंग इज कि जब ये इंसिडेंट हुआ सब लोग इतने ज्यादा शॉक थे इस चीज से कि द ड्रेसिंग रूम वाज यूनाइटेड इसके बाद, एंड इसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी और कुछ ना कुछ करके उस मैच को ड्रॉ कर दिया। सो द सीरीज आफ्टर 2 मैचेस वाज 1-0 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी भी एक मैच खेलना बाकी था, एंड कंट्रोवर्सी अभी भी लास्ट मैच की थी जो कि सेंचुरियन में खेलने जाने वाला था, एंड अभी भी ये पक्का नहीं था कि ये मैच खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। टीम इंडिया जो है मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस पे पहुंच गई थी, उस टाइम पे भी पक्का नहीं था कि ये खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ये कह रही थी कि माइक डेनिस को हटाओ, ये मैच रेफरी नहीं रहेगा अब, एंड आईसीसी उस चीज को सैंक्शन करने को रेडी नहीं थी। बट वही है, जब बीसीसीआई ने धमकी दी तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका बोर्ड पलटा कि भाई अगर मैं यहाँ पे मैच मिस हो जाता है और ये चली जाती है तो या तो आप भरपाई करो हमारे पैसे की, क्योंकि बहुत पैसा मिलने वाला है। अपेरेंटली उनके सीईओ ने इस पूरी सीरीज के बाद ऐसा कहा था, कुछ 4 मिलियन समथिंग उन्होंने अमाउंट मेंशन करा था कि 4 मिलियन हमें कोई आप प्रोवाइड कर दो, जर्नलिस्ट से कहा था आप प्रोवाइड कर दो तो हम इंडिया को भेज देते उसी टाइम पे। पर ये पैसा रिकवर कैसे होगा, ये मेन पॉइंट था। बहुत तगड़ा लॉस झेलना पड़ता क्योंकि नेचुरली इंडिया की ऑडियंस इतनी ज्यादा वाइड है। इसके चलते हुए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मैच से एक दिन पहले माइक डेनिस को रेफरी हटा दिया, एंड साउथ अफ्रीका के जो लोकल उस टाइम पे रेफरी थे जिनका नाम डेनिस लिंसे था, उन्हें अपॉइंट कर दिया मैच के लिए। अब दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स इन 2 वेज। एक तो आपको जब एक मैच रेफरी हटाते हो तो पहले आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इनमें से नहीं ली गई, एंड सेकेंडली अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका साथ में टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो इन दोनों कंट्रीज के डिसेंट का कोई रेफरी नहीं हो सकता वहां पे। सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है इंडिया के अंदर, तो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रेफरी नहीं हो सकता, किसी और कंट्री का रेफरी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन 2 तरीके से जो रूल्स थे आईसीसी के उनको तोड़ा गया, बट वही मैच कैरी आउट होता है, एंड इसी के चक्कर में आईसीसी ने इस मैच के बाद इस मैच को एज एन अनऑफिशियल टेस्ट मैच डिक्लेयर करा था। सेकंड टेस्ट मैच को, थर्ड टेस्ट मैच को, सेकंड तो हो गया जिसमें ड्रॉ कर दिया। फाइनल जो टेस्ट मैच था उसको अनऑफिशियल करा गया। अच्छा, विच इन हाइंडसाइट कैन बी अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग ये एंड एक इनिंग्स और काफी रन से भी मैच हार गए थे, काफी गंदी डिफीट हुई थी। तो सचिन मेरा हुआ क्या अल्टीमेटली फिर? मतलब वो बॉल टैम्परिंग वाला जो इंसिडेंट था बीसीसीआई ने सहवाग वाला एक्सेप्ट कर लिया, और इस मैच के बाद इनने जो बाकी प्लेयर्स थे उनका भी हटा दिया कि इट इज फाइन कि दे डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, सबसे सस्पेंशन भी हटा दिया। बट वो जो सहवाग वाला सस्पेंशन बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसके चक्कर में जो थर्ड टेस्ट मैच था ये सहवाग नहीं खेले थे, बट बाकी सारे प्लेयर्स खेले थे, और उसको उन्होंने एक्नॉलेज भी कर दिया, अनऑफिशियल मान लिया टेस्ट मैच को, बट वो जो सस्पेंशन जो भी वो कह रहे थे वो हटा दिया उनसे। एंड इसी के चक्कर में इसके बाद भी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि नेक्स्ट जो टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट होना था। अब बाकी प्लेयर्स तो खेल रहे थे यहाँ पे, एंड सहवाग जो है वो बीसीसीआई के अकॉर्डिंग एक टेस्ट मैच मिस कर चुके अपना, जो थर्ड टेस्ट मैच था, बट आईसीसी ने वो टेस्ट मैच को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। तो सहवाग ने कायदे से वो एक ऑफिशियल टेस्ट मैच मिस करा नहीं है। तो फिर से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया और आईसीसी के बीच में कि सहवाग क्या इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच भी मिस करेंगे, बट अल्टीमेटली काफी नोकझोंक हुई उनकी और सहवाग को मिस करना पड़ गया था। अच्छा, मिस करना पड़ गया था? मुझे लगा अलाउ हो जाएगा। नहीं, कर दिया था मिस। तो काफी बहुत एक्सट्रीम केस हुआ था यहाँ पे, एंड यू कैन क्लियरली सी कि सचिन तेंदुलकर स्पेसिफिकली कितना हर्ट थे इससे। बट द गुड थिंग इज कि उस टाइम पे एज ए साइड की ड्रेसिंग रूम काफी डिवाइडेड था। एक प्रॉब्ली एक ऐसा ही वॉज अ सोर्स ऑफ, आप कह सकते हो कि जिसके चलते हुए वापस यूनिटी आई ड्रेसिंग रूम के अंदर, एंड इंडिया ने एक ड्रॉ सैल्वेज कर लिया वहाँ से, काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो वही है कि आप हर एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेते हो हर चीज़ के अंदर, आप वो ये देख सकते हो। बट एक ये बहुत ही ज़्यादा करियर डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था, जो कि प्रॉब्ली फिर आज तक लोग बात करते।
द रीजन वाई आज तक लोग इस चीज़ की बात नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा, इट इज़ बिकॉज ये उसी टाइम पे डिक्लेयर हो गई सचिन तेंदुलकर ने कुछ गलत नहीं करा एंड इसलिए आज तक काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं कि वो बॉल टैम्परिंग का केस हुआ भी था। या बट इट कुड हैव बीन वेरी सीरियस। बट वही है कि मतलब आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी कि इस चीज़ को आईसीसी ने भी, मतलब वही है ना कि अब इसको दो साइड से देख सकते हो। मैं जो कह रहा था ना कि आई डिड नॉट लाइक कि ये चीज़ कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई अल्टीमेटली, एंड बीसीसीआई का भी जो भी हाथ है इसके अंदर, मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि कायदे से माइक डेनिस वाज जस्ट डूइंग हिज जॉब, उसने कुछ उल्टी चीज नहीं करी थी यहाँ पे। हाँ। जो चीज एक्चुअली में रूल्स के अकॉर्डिंग थी उसने वही चीज करी तुम थी। सचिन के लिए कह सकते हो, बट बाकी जो ओवर एक्सेसिव अपीलिंग के लिए जो लोगों को करा है उसके लिए लोग आर्गुमेंट बना सकते हैं ना कि यार परहैप्स ये जबरदस्ती में नीडलेसली करा गया। आप मुझे ये बताओ कि अगर एक मैच रेफरी अपॉइंटेड है तो यार कोई एक पर्सनल बोर्ड उस चीज को अफेक्ट करके ये नहीं कह सकता कि अब नहीं, अब आप हट जाओ यहाँ से। वो चीज प्रॉब्ली गलत है एंड बीसीसीआई ने अपने पावर का यूज करा यहाँ पे। वही कह सकते हैं कि भाई पावर इसलिए ही होती है कि आप यूज करो उसको अपने फेवर में। दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड बीसीसीआई ने वही काम करा। बट एक आइडियल सेंस में देखा जाए तो परहैप्स मैं आई वुड हैव वांटेड कि ये चीज़ थोड़ी एक बेटर तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है इस चीज़ का। क्या होता है वो सोल्यूशन? मतलब सोल्यूशन आप आईसीसी से प्रॉपर्ली बात करते हैं या तो टेस्ट मैच को पोस्टपोन करते थोड़ा, हर चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट भी होनी है उसमें। इन लोगों ने क्योंकि अल्टीमेटली अनऑफिशियल हो गया ना टेस्ट मैच, सीरीज तो हम लोग हार ही गए, 1-0 हार गए हम लोग सीरीज। तो मैच ही ना रखो भाई। हाँ, या तो मैच ही ना रखते। आई थिंक भाई अगर बीसीसीआई को इतना ही पॉइंट रखना था अपना तो टीम बुला ही लेते भाई, फिर तो अल्टीमेट लेवल ऑफ एक आप डोमिनेंस दिखा सकते थे वहां पे। बट वो भी नहीं दिखाई है, थोड़ा वियर्ड तरीके से हुआ। बट द गुड थिंग इज कि हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सबका नाम जो क्लियर आउट हो गया, वो अच्छी चीज थी। बट यहां से एक नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे चलते हैं जो कि इंडियन क्रिकेट से भी रिलेटेड होगी, एंड यहां पे शायद कई लोगों का नाम क्लियर नहीं होगा। ओके। और ये वन ऑफ द डार्केस्ट इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जो कि शायद आज की जनरेशन में काफी लोगों को नहीं पता होगा। दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड इन मच मोर डिटेल। इन फैक्ट वी वुड लव टू डू अ सेपरेट पॉडकास्ट जस्ट फॉर दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट द 1996 वर्ल्ड कप। लोग 2003 की 2023 की बातें करते हैं। एक्चुअली में जो 1996 में हुआ था हमारे साथ, अगर वो आज की डेट में हो जाए, 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल लॉस है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके। क्या हुआ था भाई 2000 में कह रहा हूँ, 1996 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था। श्रीलंका भी उसमें एक को होस्ट थी। उससे जस्ट पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती हुई थी। ठीक है, इट डज नॉट फील गुड एज एन इंडियन की पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती हुई थी। वो नैरेटिव चल रहा था कमिंग इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। होस्ट भी, मेजर होस्ट मोस्टली इंडिया ही थी इस वर्ल्ड कप की, तो एक वो होम टीम वाली बात भी थी। टीम भी इंडिया की एक्चुअली में बहुत तगड़ी बन गई थी उस टाइम तक आते आते। अर्ली 90s वगैरर में एक वो रीबिल्डिंग फेज सा भी था। गावस्कर जैसे लोग छोड़ के जा चुके थे, कपिल देव अपने प्राइम से बाहर निकल चुके थे। बट अब एक 23-year-old सचिन तेंदुलकर जो कि ऑलरेडी एक सेंसेशन बन चुके थे, ऑलरेडी गोट डिबेट में आ चुके थे। अनदर बिग सेंसेशन विनोद कांबली, वो भी इस वर्ल्ड कप में थे। बॉलिंग में इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम अनिल कुंबले आ चुके थे। जवागल श्रीनाथ थे। अजय जडेजा अपनी बॉर्डर लाइन पीक हिट कर रहे थे उस टाइम पे। तो टीम एक एक्चुअली काफी डायनामिक अलॉन्ग विद द होम सपोर्ट लेके उतर रही थी इस वर्ल्ड कप में। ऑल्दो तब तक एक भी होम टीम वर्ल्ड कप जीती नहीं थी कभी। ओके। वो वाली बात थी। इवेंचुअली श्रीलंका ये वर्ल्ड कप जीत जाती है, जो कि काइंड ऑफ एक को होस्ट थी। वो कर्स एक्चुअली में 2011 तक चला था, जब इंडिया ने अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीता था। तो अच्छा, ओके। उससे पहले आई डोंट थिंक एक भी टीम है जिसने अपने घर पे वर्ल्ड कप जीता है। और अब उल्टा ही हो गया मोस्टली अंटिल 2020 नहीं तोड़ा फिर से। हाँ, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ग्रुप स्टेज में थर्ड फिनिश करती है, विच इज गुड फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बाय द वे, अभी तो होता है कि टॉप फिनिश करना ही करना। फर्स्ट श्रीलंका आई थी एंड सेकंड ऑस्ट्रेलिया थी, जिसके साथ इंडिया नेट रन रेट की वजह से पीछे हो गई थी। पॉइंट सेम ही थे बेसिकली, सेकंड नंबर पर ही थी इंडिया, बट नेट रन रेट के चक्कर में पीछे हो गई थी। तो इंडिया वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप, हैंड्स डाउन। ठीक है, सचिन वाज ऑन अ रेज, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूथ और एक्सपीरियंस दिख रहा है साथ में। ग्रुप स्टेज आराम से क्लियर करते हैं एंड क्वार्टर फाइनल्स आते हैं। क्वार्टर फाइनल्स हमारे आर्च राइवल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। बैंगलोर में होता है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। इनफैक्ट
इस मैच की बहुत जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, अगर मैं वो सबको बताऊं तो जिनको ये मैच नहीं याद आ रहा वो ये हाईलाइट जरूर जानते होंगे। जब आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को वैसे बैट करके नहीं दिखाया था कि जा वहां से बॉल अब लेके आ चौका मारने के बाद। अच्छा, ये हर इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले दिखाते हैं, ये फुटेज दिखाते हैं। वो 2-3 होते हैं। एक बार वो कूद रहा था विकेट कीपर, तो उसके बाद फिर इंडिया ने रिस्पॉन्ड कर दिया। एक बार आमिर सोहेल ऐसे कर रहे थे तो फिर वेंकटेश प्रसाद ने बोल्ड मार दिया। ये होता रहता है। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स, गौतम गंभीर और कमरान अकमल की लड़ाई दिखाते हैं, वो तो बहुत दिखाते हैं भाई साहब। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स हैं जो कि हर इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले दिखाए जाते हैं। तो वो जो आमिर सोहेल वाला इंसिडेंट था, जब वेंकटेश प्रसाद को कहते कि बेटा जहाँ से बॉल लेके जब बॉल डालो, उससे वेंकटेश प्रसाद बोल्ड मार देते उनको तगड़ा वाला। वो इंसिडेंट आप सबने देखा हुआ है ऑलरेडी, बट आपको बस शायद वो मैच रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। वो इसी मैच की बात है। काफी क्लोज मैच था सरप्राइजिंगली। इसमें वसीम अकरम जो कि उस टाइम में कैप्टन थे, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे फॉर सम इंजरी रीजंस। एंड इंडिया एक क्लोज विन के बाद मैच जीत जाती है एंड सेमीज में आ जाती है। एंड सेमीफाइनल्स थे को होस्ट श्रीलंका के साथ, बट वंस अगेन मैच इंडिया में था। कहाँ था? ईडन गार्डन्स में, कोलकाता में मैच था। एंड इंडिया ऑल्दो श्रीलंका से ग्रुप स्टेज में हारी थी एक मैच, बट दे वर एंटरिंग इनटू दिस गेम एज काइंड ऑफ फेवरेट्स। होम टीम एडवांटेज भी थी, वर डूइंग रियली गुड। पाकिस्तान को एक क्लोज मैच में हरा के आए थे, मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा था उनके साथ। इस मोमेंटम के साथ, इस टीम के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ इंडिया उतरती है इस मैच में। टॉस होता है, अजरुद्दीन कैप्टन थे हमारे। टॉस होता है और अजरुद्दीन टॉस जीतकर बॉलिंग का डिसीजन ले लेते हैं। अचानक से पूरी टीम शॉक्ड, ये क्या कर रहे हैं भाई? बिकॉज अपेरेंटली मैच शुरू होने से पहले जो टीम डिस्कशन होती है, जो टीम मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड हुआ था कि हम लोग टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, ये मार्च के महीने की बात है, उस टाइम पे ड्यू पड़ नहीं रही थी कोलकाता में रात के टाइम पे, तो चेस करने का कोई एडवांटेज था नहीं। सेकेंडली जो पिच थी वो ऐसी थी कि वो इनिशियली तो सरवाइव कर जाएगी, बट जैसे जैसे ओवर्स बढ़ेंगे वो ब्रेक करना शुरू हो जाएगी। श्रीलंका जो है वो इस मैच में अपने पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट ओपनर्स के साथ उतर रही थी। मैं यूजुअली ना ये जो पुराने टॉपिक्स होते हैं उसमें नाम ज्यादा लेना अवॉइड करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को, बट मैं एक नाम फॉर एग्जांपल देता हूँ, जयसूर्या, सना जयसूर्या, जिनका नाम सबको पता ही है। वो एक ओपनर थे एंड श्रीलंका के ओपनर्स पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मिंग ओपनर्स थे। रन पे रन मारे जा रहे हैं, हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया बट 35 पे 3 विकेट गिरा देती है। काफी अच्छा स्टार्ट था। श्रीलंका का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसको तोड़ दिया था। दोनों ओपनर्स को बहुत जल्दी आउट कर दिया। वेंकटेश प्रसाद ने अच्छी बॉलिंग करी। 35 पे 3 विकेट हो चुके थे, 32-35 पे। लग रहा था कि इंडिया ने टॉस जीत के मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बट फिर सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करने के लिए आते हैं। और ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये सचिन तेंदुलकर ने अपनी, जो यहाँ पे बुक पड़ी हुई है, ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जब मैं बॉलिंग करने के लिए आया भाई, 1-1.5 ओवर तो समझ में आया मुझे। उसके बाद मुझे एक बहुत ही शॉकिंग रियलाइजेशन हुई। मैंने रियलाइज करा कि ये टॉस एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और ये पिच जो है ये 100 ओवर तो छोड़ो, 50 ओवर भी सर्वाइव नहीं करने वाली। ओके। बिकॉज एकदम से वो देख रहा था कि वो बॉलिंग कर रहा है सचिन तेंदुलकर, अब बॉल एकदम से अटक रही है, होल्ड अप कर रही है, बैट्समैन को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। सचिन तेंदुलकर, दिस इज व्हाई ऑलवेज से सचिन तेंदुलकर का क्रिकेटिंग ब्रेन इज ऑन अनदर लेवल। सहवाग जैसे लोग ऐसी मजाक में नहीं बोलते कि वो आजकल की जनरेशन के लोगों से 10 कदम आगे थे, पहले एंटिसिपेट कर लिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज नेक्स्ट लेवल। ओके। सचिन तेंदुलकर कहते हैं भाई तभी पता चल गया था कि ये पिच तो टिकने ही नहीं वाली। यहाँ पे अगर 250-250 रन भी बन गए तो इट इज अ वेरी गुड टोटल, और हमें डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। हमने बेवकूफ़ी कर दी यहाँ पे। कुछ फिशी लग रहा था। क्यों करा भाई टॉस जीत के चेस? इवेंचुअली जो डर था वो सच हो जाता है। 250 रन क्रॉस कर देती है श्रीलंका और एक अच्छा टोटल बना देती है। एंड एज वॉज द स्टोरी इन दैट होल जेनरेशन, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आते हैं। इंडिया एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट लेती है। क्राउड को लग रहा है, पूरे इंडिया को लग रहा है कि यहाँ तो हम लोग फाइनल में जाने वाले हैं। 1983 को अभी 13 साल हो चुके हैं। फाइनली वो टाइम है कि हम अपना अराइवल अनाउंस करें एज अ मेजर क्रिकेटिंग नेशन नाउ। वो एक बार जीतना फ्लूक नहीं था, तुक्का नहीं था वो। हम ये चीज़ करते हैं और अब हम करते रहेंगे। ये टाइम तब का है।
अब क्या, अब तो एक्सपेक्टेशन है कि जीतनी तो मतलब बेकार है। उस टाइम पे था कि हम भी जीत सकते हैं रेगुलरली, ये वो वाले टाइम की बात हो रही है। इंडिया मेक्स अ फैबुलस स्टार्ट। इनफैक्ट इंडिया ने 98 रन बना दिए थे और सिर्फ एक विकेट गिरा था 22 ओवरों में। 22 ओवरों में 98 रन बनाना उस टाइम के हिसाब से बहुत तगड़ा है भाई, बहुत अच्छी रन रेट चल रही है। सिर्फ एक विकेट गिरा तो दे आर क्रूजिंग। सचिन बैटिंग कर रहे हैं, सचिन के 65 रन थे 98 में से टीम के अकेले के। एंड देन एज वाज द स्टोरी इन दैट होल जनरेशन, एक बॉल आती है, सचिन स्टंप आउट हो जाते हैं। आई थिंक शायद जयसूर्या भी हुए थे या फिर पता नहीं किस पे हुए थे। एंड जब वो विकेट गिरता है, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, 98 फॉर 1 थे, 120 फॉर 8 हो जाती है। 22 रन में 7 विकेट और गिर जाते हैं। नेक्स्ट 75 बॉल्स में, आफ्टर द 22nd ओवर, 75 बॉल्स में सिर्फ 22 रन आते हैं और 7 विकेट गिर जाते हैं जैसी सचिन आउट हुआ। जहां हमें लग रहा था कि हम लोग ये मैच क्रूज कर रहे हैं, जीतने वाले हैं, 22 रनों पे 7 विकेट और गिर जाते हैं एकदम से, पूरा मैच पलट गया। आई थिंक प्रॉब्ली आप इससे अगेन दिस जस्ट शोज हिज ग्रेटनेस। क्यों इतनी जल्दी लोग आउट हो गए? प्रॉब्ली बिकॉज पिच उतनी आसान नहीं थी खेलने के लिए। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, जो कि उनने पहली बात उनने पहली रियलाइज कर ली थी। देन इवन अगर उनकी स्टार्ट देखें इंडिया की, तो अच्छी में हाँ अच्छी है ऑब्वियसली, विकेट नहीं गिरा, आपने ऑलमोस्ट 100 रन मार दिए, बट 98 में से 60 समथिंग रन सचिन तेंदुलकर के हैं, बाकी दूसरा बंदा 30 पे खेल रहा है। देन यू नो कि क्या ग्रेटनेस उस बंदे की, एंड वो किस लेवल पे बैटिंग कर रहे थे कि जब वो गए तो और कोई टिक ही नहीं पाया पूरे पिच पे। मतलब इनफैक्ट इसके बाद क्या होता है कि विनोद कामली बैटिंग कर रहे थे बेसिकली, वो लास्ट रिकग्नाइज बैटर थे और वो 2-3 लोग टेल के बचे हुए थे, बॉलर्स थे हमारे। कोलकाता की जो क्राउड थी वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। इंडिया हाय हाय के नारे लगने शुरू हो जाता है, अजहर हाय हाय के नारे लगने शुरू हो जाते हैं मैच के अंदर, मैच के बीच में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बीच में। कैन यू इमेजिन अगर ये आज के डेट में हो तो? कैन यू इमेजिन अगर आज के डेट में कोई इंडिया के स्टेडियम में ये हो रहा हो तो? वानखेड़े में ऐसा हो रहा है, सोचो मोटेरा में ऐसा हो रहा है, 1 लाख लोग बोल रहे हैं ऐसे। उस टाइम भी इंडियन की कैपेसिटी अभी से बहुत ज्यादा थी। बात इतनी बढ़ जाती है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल इंसिडेंट्स फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग जो है चीजें जलाना शुरू कर देते हैं भाई ग्राउंड के अंदर। स्टेडियम में आप अपने स्टैंड से बैठे हुए हो, अपने चीजें जलानी शुरू कर दी, आग दिख रही है लोगों को। नॉट जस्ट दैट, जो भी हाथों में चीजें हैं, पानी की बोतल है, कुछ खाने का आइटम है, जो भी है, स्टेडियम में फील्डर्स के ऊपर फेंकना शुरू हो गया। इतना ज्यादा होने लग गया अनरेस्ट कि अंपायर्स ने मैच रुकवा दिया। रुकवाया कि भाई कुछ टाइम रुकते हैं, ये चीज शांत होने दो पहले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली वेरी शेमफुल ऑन द क्राउड, एंड ये मतलब ये हिस्ट्री रही है थोड़ी बहुत। ईडन गार्डन्स की कोलकाता की क्राउड बहुत पैशनेट है, बट आपको हमेशा पैशनेट होने के साथ साथ रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज करी थी उस टाइम पे क्राउड ने, और ये चीज के चलते हुए आपने पूरी कंट्री का लॉस करवाया है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आपके एक्शंस की वजह से पूरे कंट्री के फैन सफर करें। आई थिंक डेफिनेटली लॉस करा है, बट एक ऑल्सो अगर आप सिटीजन है कंट्री के, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक ग्लोबल फ्रंट पे अपनी कंट्री की अच्छी इमेज पोर्ट्रे करें। प्लस यार अपनी टीम को एंड तक बैक करो ना। कामली था ना वहां पे, कुछ सोच समझ कर ही लिया था ना वर्ल्ड कप में। आई थिंक देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दिस, जो कि मैं लाइक आई वुड प्रेफर टू एक्सप्लेन इट लेटर, बट आफ्टर द स्टोरी एंड्स। बट हाँ, कंटिन्यू राइट नाउ। मैच रोक दिया जाता है, कुछ टाइम मैच रुकता है ऐसा लगता है कि चीज़ें शांत हो रही हैं। अंपायर्स कहते हैं ठीक है यार मैच कंटिन्यू करते हैं। प्लेयर्स वापस फील्ड पे आए, कामली वगैरह बैटिंग करने जा रहे थे। पहली बॉल डली भी नहीं थी ब्रेक के बाद, कि जो एक सबसे घटिया चीज़ जो हो सकती है ना, किसी फैन ने क्या करा, कोई बॉटल पकड़ी और एक श्रीलंकन फील्डर के सर पे मार दी। ओके अभी तक एक बॉल भी नहीं डली थी। प्लेयर्स बस फील्ड पे आई थे, बस अंपायर्स ने कहा बस खत्म, मैच खत्म, हम लोग वो बाय दे रहे हैं उसको, श्रीलंका को, डायरेक्टली फाइनल्स। ये आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, यार क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद सिर्फ एक ही बार हुआ है। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में डेफिनेटली सिर्फ एक ही बार हुआ है, शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद एक ही बार हुआ है, जहां पे एक टीम ने बिना मैच पूरा खेले हुए उनको डायरेक्टली फाइनल्स में जाके दे दी गई है।
ये क्यों हुआ है, ये इंडिया के अगेंस्ट हुआ है, तो हमें बड़ा अनफेयर फील करना चाहिए, पर ये हमारी गलती की वजह से हुआ। टोटली आवर फॉल्ट, इसमें श्रीलंका का कोई फॉल्ट ही नहीं है। अगर इंडियंस के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ कोई ऐसा कर रहा होता है एक फॉरेन कंट्री में ना, तो हम भी यही कहते हैं कि प्लेयर्स भाई वापस आओ, अपनी सेफ्टी देखो। ये आग वाग लगा देंगे भाई, कुछ भी फेंके जा रहे सर पे, कोई विराट कोहली के सर पे ऐसे मार के दिखा दे भाई, पूरा इंडिया गुस्सा हो जाएगा, कैसे हाथ कैसे लगा दिया। तो वो भी, उनकी टीम भी होगी गुस्सा भाई। What followed was one of the saddest images that we have seen. कामली जो है इतना फूटते हुए रो के जा रहा होता है भाई। तुम ऐसा सोचो यार, एक तुम बैटर हो, तुम प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहे हो टीम से, क्राउड को इतना भरोसा भी नहीं है यार अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के लोगों, और तुम्हारे हरकतों के चक्कर में पूरा वर्ल्ड कप डुबा दिया भाई। दैट वर्ल्ड कप वाज सपोज टू बी द 2011 वर्ल्ड कप, कि फाइनली वो 12-13 सालों की वेट खत्म होने वाली है। वो चीज पोस्टपोन होते होते फिर 2003 में हार गए फाइनल, फिर जाके 2011 में जीते हम लोग। वो चीज प्रीपोन होके हम लोग 1996 में एक वर्ल्ड कप जीत सकते थे, इफ नॉट फॉर द शेमलेस क्राउड ऑन दैट नाइट। आई थिंक ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए किसी को भी। इनफैक्ट पता है, एक और इंसिडेंट भी है, सुनील गावस्कर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था एक बार, जो उन्होंने कहा था कि मैं आइंदा कभी यहाँ पे खेलने नहीं आऊंगा ईडन गार्डन्स में। हाँ, ओके। तो ये हिस्ट्री रही है वहां पे ऐसी। अब काफी मेलो डाउन हो गया ना, आई थिंक भाई पुलिस और सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाँ, एग्जैक्टली। बट व्हाई जस्ट दैट क्राउड, हमेशा क्यों निकल के आता है? आई थिंक ये पैशनेट वाला सीन होगा डेफिनेटली, बट यार पैशनेट के चक्कर आप डिसरिस्पेक्टफुल और आप इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खराब कर रहे हो, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर रहे हो। पब्लिक टैक्स से बना है वो, डेफिनेटली वो चीज खराब है। मेरा बस एक जो मेरा सबसे मेजर पॉइंट वही है कि आपने थोड़ा सा भी विश्वास नहीं दिखाया टीम के ऊपर। चाहे बॉलर ही होते, वो तो काम भी था, पर टीम को एंड तक बैक तो करो। मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हें तोड़ना ही है, मैच हारने के बाद तोड़ लेते, मैच तो खत्म होने देते यार। ये क्या बदतमीजी है, मैच खत्म नहीं होने दिया। एक बहुत ही ज्यादा गंदी एक इमेज गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की, अगर ऐसी चीज हुई थी वहां पे। भाई ये चीज इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे कोई ये इमेजिन कर ही नहीं सकता कि ऐसा होता भी होगा कहीं पे भी। नो मैटर आप किसी भी कंट्री में जाओ, यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इस हद तक चीजें बिगड़ जाएंगी। एंड दैट इज वाई वन थिंग दैट आई वांटेड टू से इज कि 1994 के बाद से वो मैच फिक्सिंग के रूमर्स आने लग गए थे। मैं उस पर एक चीज ऐड करता हूँ। ओके। जब इंसिडेंट खत्म हुआ, विनोद कांबली के करियर का सबसे टची टॉपिक है ये। इनफैक्ट काफी प्लेयर्स को उस जनरेशन के लिए बहुत ही हर्टफुल टॉपिक लिए रहा है। ओके। सचिन वही है कि हिज ग्रेटनेस एंड भगवान की ब्लेसिंग कि उनको 2011 में वो अकेले से बंदे उस जनरेशन से जो कि 2011 तक खेले और वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड चैंपियन बने। तो परहैप्स उनकी लाइफ में वो अब इतना सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता वो 1996 का वर्ल्ड कप, बट विनोद कांबली के लिए दैट वाज हिज वन शॉट टू ग्लोरी। वो कितनी बार न्यूज चैनल्स पे रो के उन्होंने बोला है कि अजीत वाडेकर जो कि उस टाइम के टीम मैनेजर थे, उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था ये टीम से कि हमें टॉस जीत के बैटिंग करनी है। सचिन तेंदुलकर ने बाद में आके अपनी बुक में कहा है कि भाई इट इज़ वेरी सस्पिशियस कि टॉस में हमने क्यों पहले बॉलिंग करी है, भाई क्या रीज़न था। विनोद कांबली कहते हैं कि भाई अजीत वाडेकर ने बाद में एक आर्टिकल भी लिखा था जब वो मैनेजर की पोजीशन छोड़ चुके थे, बीसीसीआई से हट चुके थे, कि उस मैच के बाद विनोद कांबली को स्केपगोट बनाया गया था और उनका करियर खत्म करा गया था। और इसमें एग्जैक्टली उन्होंने ये चीज बोली नहीं, बट अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो तो इट इज वेरी ऑब्वियस। स्केपगोट किस चीज के लिए बनाया गया? बिकॉज ही न्यू समथिंग विच शुड नॉट हैव बीन मेड पब्लिक। वो क्या है? लोग डायरेक्टली मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। इनफैक्ट विनोद कांबली ने खुद बोला है। अच्छा, बोली है चीज। ही हैज अक्यूज्ड अजरुद्दीन ऑफ मैच फिक्सिंग इन दैट गेम, कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ घपला हुआ था। आई थिंक मैंने जो चीज़ पढ़ी थी इसके बारे में वो भी प्रॉब्ली देन इट कम्स फ्रॉम दिस ओनली। मैंने जो चीज़ पढ़ी थी वो भी यही थी कि अपेरेंटली लोग कहते ऐसा है कि अजरुद्दीन ने वो टॉस फिक्स करा था एंड दैट इज वाई पूरी टीम के लिए इतना ज़्यादा सस्पिशियस एंड स्ट्रेंज था कि अभी तक जो बात हुई थी आपने बाहर जाके एकदम से पलट कैसे दी चीज़ें। एग्जैक्टली। एंड दैट इज वाई गाइज लाइक सचिन तेंदुलकर टिल दिस डेट उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है ये चीज़ कि उनके लिए खुद भी बहुत सस्पिशियस थी ये चीज़। इनफैक्ट अजरुद्दीन तो आज तक ही बोलते कि ये तो फालतू की बातें करते हैं, वो काम नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोगों ने इसलिए पहले बॉलिंग करी थी बिकॉज हमें था कि इनके ओपनर्स को हमें चेस करने नहीं देना, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो ये डिसीजन था टीम का एंड ये डिस्कस भी हुआ था। ये सब झूठ है कि टीम मीटिंग में ऐसा कुछ बात हुई थी कि हम पहले बैटिंग करेंगे, बट
ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन सेज कि नहीं भाई, ये डिस्कस हुआ था कि बैटिंग करनी है पहले, एंड गिवन द रेपुटेशन ऑफ द अदर गाय, यू नेवर नो. आई थिंक आई वुड एंड दिस बाय प्रॉब्ली सेइंग कि बहुत ही ज़्यादा एक वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल मोमेंट्स प्रॉब्ली इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. आप ऑब्वियसली इसको फैंस के पर्सपेक्टिव से कहोगे क्योंकि ऐसे टाइप का बिहेवियर किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एंड जो हुआ बहुत ज़्यादा शेमफुल था हमारी कंट्री के लिए. बट ऑल्सो वन ऑफ दोज यूनिक इंसिडेंट्स जो कि शायद हमें एक डायरेक्ट इंसाइट देते हैं ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ मैच फिक्सिंग इन वर्ल्ड कप्स. ट्रू. अगर इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जाती एंड पता लगाया जाता कि क्या चल रहा है, क्या पता हमें कुछ निकल के मिलता. आई जेन्युइनली बिलीव कि वर्ल्ड कप से मैच फिक्सिंग नहीं होती, बट उस टाइम पे वो एक टाइम अलग था. इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स अलग थे. इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट बना रखा है पहले. आई थिंक भाई आफ्टर दैट पॉडकास्ट जो रिसर्च करी थी, आई जेन्युइनली डोंट नो भाई किसको बिलीव करा जा सकता है किसको नहीं. वो 90s के एरा में आपको नहीं पता. 2000 से आपको पता है कि क्या हुआ है, जब से गांगुली एंड सचिन और ये सब आए थे लीडरशिप में. 90s एरा में अंडर अज़रुद्दीन इट इज वेरी शेडी. यू नेवर नो. या बट मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्टोरी, लास्ट कॉन्ट्रोवर्सी, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए है एंड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आउटसाइड इंडिया ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके मैच फिक्सिंग के चर्चे बहुत ही ज़्यादा फेमस है. हमारी इंडियन ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा बार कमेंट्स में इस चीज़ को मेंशन करा है कि आप इसको कवर करिए, एंड हम उसको कवर करने वाले हैं, विच इज़ मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग. कैसे उनके फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे थे. एंड मोहम्मद आमिर की आई वुड नॉट एग्जैक्टली से फैन फॉलोइंग, बट एक जो क्रिकेटिंग जो आपकी स्किल होती है उसको काफ़ी एक तरीके से वो प्रशंसा करी जाती है. फैसिनेशन बहुत है मोहम्मद आमिर जैसे एक प्लेयर को लेकर. हाँ, क्रिकेटिंग ऑडियंस में. या. मुझ में भी बहुत ज्यादा है. अच्छा, तुम्हारे अंदर भी है. मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर अगर इन चीजों में ना फंसे होते और अपनी पीक पे खेल रहे होते, he would have been perhaps the best bowler of this generation. बेस्ट बॉलर ऑफ द जनरेशन. इतना टैलेंट था उस इंसान में. ओके भाई उस बंदे ने फिक्सिंग के बाद भी जब कमबैक किया था ना, उसने इंडियन टीम को हिलने नहीं दिया था. लोग को शायद वो मैच याद होगा जब कुछ हम लोग पता नहीं कितने 50-55 रन का टारगेट चेस करते T20s में. 50-55 रन का हालत खराब कर दी थी उसने. एक विराट कोहली की उस टाइम पे T20 इनिंग्स थी, उन्होंने कुछ 49 बॉल पे 48 बनाए थे, कुछ ऐसा था कुछ T20 इनिंग्स, और वो वन ऑफ हिज बेस्ट T20 इनिंग्स मानी जाती है. ओके क्योंकि मोहम्मद आमिर थे वहां पे और सिचुएशन ऐसी थी. या आई थिंक मैंने जो रिसर्च करी है उसमें भी ये चीज़ पता चलती है, क्योंकि ये जो बात है ये पूरे फिक्सिंग स्कैंडल की 2010 की है, बट 2009 में उनका डेब्यू हुआ था मोहम्मद आमिर का फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. एंड उस टाइम पे वो सिर्फ 17 साल के थे. सिर्फ 17 साल का एक बच्चा उस टाइम पे डेब्यू कर रहा था, और डेब्यू होने के बाद ही विद इन 1 ईयर जब अल्टीमेटली फिक्सिंग स्कैंडल होता है, तब तक ही वॉज ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट यंग स्टार्स इन क्रिकेट उस टाइम पे. तो वो जो खौफ था उनका एंड जो एक वो पोटेंशियल था, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था. एंड बहुत ईजिली कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग लाइनअप होता है, जो कि इतना फियर्ड माना जाता है, जो लेगेसी मानी जाती है पाकिस्तान की, उनका फ्यूचर ये है और ये कैरी फॉरवर्ड करेगा 100%. एंड इनिशियली उनको वसीम अकरम से ही कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया कि इनिशियली ये बंदा ये टेक ओवर करने वाला है आगे जाके. बट जो फिक्सिंग स्कैंडल है 2010 में होता है, एज आई सेड, एंड 2010 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इसलिए था क्योंकि इनमें शाहिद अफरीदी ने कैप्टनसी से रिजाइन करा था, एंड उसके बाद सलमान बट बने थे कैप्टन. उनके अंदर टीम आगे जाती है. एंड देन कम्स द इंग्लैंड टूर, जब अगस्त में पाकिस्तान को एक 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाना था. एंड वहाँ पे जाते हुए भी पूरा बिल्डअप यही था कि पाकिस्तान के पास बेसिकली 2 बहुत ही तगड़े वेपन्स अपनी टीम के अंदर, एक मोहम्मद आसिफ है, एक मोहम्मद आमिर है. इन दोनों प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा नाम था एंड बहुत ही ज़्यादा फियर्ड और रिनाउंड बॉलर्स थे उस टाइम पे. जब पाकिस्तान वहाँ पे जाती है उस टाइम पे इंग्लैंड में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकी थे जिनका नाम था मजहर मजीद. एंड इनके ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे, स्पेसिफिकली सलमान बट से, जो कि उस टाइम पे उनके कैप्टन बन गए थे. ठीक है. तो बहुत ईजी था उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर घुसना. ऐसा कहते हैं कि इंग्लैंड टूर में जब वो लोग गए थे तो सलमान बट ने ऑलरेडी काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स से पाकिस्तान के मजहर मजीद को इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है. एंड सॉर्ट ऑफ उनका ठीक ठीक रिलेशनशिप बन गया था. अब पॉइंट तब होता है, पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है
इंग्लैंड जीत जाती है। दूसरा टेस्ट मैच होता है वो भी इंग्लैंड जीत जाती है। जो थर्ड टेस्ट मैच होता है वो पाकिस्तान जीत जाती है और 2-1 हो जाता है। तो जो फाइनल टेस्ट मैच खेले जाने वाला है उसमें अगर पाकिस्तान जीत जाएगी तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात होगी भाई, इंग्लैंड जाके सीरीज ड्रॉ करना। अब उस टाइम पे एक दिन पहले बिफोर द फोर्थ टेस्ट मैच मजहर मजीद जो है वो मोहम्मद आमिर को कॉल करते हैं और कहते हैं भाई पार्किंग लॉट में आ जा, मेरे को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब मोहम्मद आमिर जब पहुंचते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं मजहर मजीद, गाड़ी में आके बैठते हैं और वो देखती है कि सलमान बट भी वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड वहाँ पे मजहर मजीद उन्हें ऑफर करते हैं मैच फिक्सिंग के बारे में। एक बच्चे को मिलके मतलब इंडक्ट कर रहे हो मैच फिक्सिंग ऐसे क्राइम में। एंड दैट इज वाई मैं अल्टीमेटली जो वर्डिट दूंगा थोड़ी सी शायद डिफरेंट होगी, शायद काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी मैं आपको पहले पूरी चीज़ बता देता हूँ। उस टाइम पे फिर उन्हें ऑफर करा जाता है कि आपको अगले मैच में 2 नो बॉल डालनी है। एंड इट इज स्पॉट फिक्सिंग, आई वाज रॉन्ग, मैच फिक्सिंग नहीं, स्पॉट फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग में आप पूरा मैच फिक्स करते हो, स्पॉट फिक्सिंग में आपको बेसिकली पूरे मैच में कुछ गिनी चुने मोमेंट्स पे कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी होती है। इस बॉल पे ऐसा हो जाए, उस बॉल पे ऐसा हो जाए। एंड स्पॉट फिक्सिंग ज्यादा इजी होती है कैरी आउट करना, क्योंकि आप पूरे मैच का रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो मैच फिक्स करने के लिए। बेसिकली मैच फिक्सिंग में आपको काफी सारे प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट। प्लस स्पॉट फिक्सिंग को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक बॉल पे इस ओवर की आप ऐसा कर देना, कैसे ट्रैक करोगे? हाँ, अब नो बॉल डाल दी तो आप क्या 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 सोचोगे उसके बारे में कि फिक्सिंग करिए, थोड़ी आएगा दिमाग में। पर उनसे ये बोला जाता है कि आपको 2 नो बॉल फेंकनी होंगी अगले टेस्ट मैच में। टाइमिंग बता दी जाती है किस किस ओवर में किस बॉल पे फेंकनी है। एंड उनसे बोला जाता है कि मोहम्मद आसिफ भी है, वो भी ये चीज़ के बारे में मान चुके हैं, उनको भी पैसा मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा आफ्टर यू डू द जॉब। एंड मोहम्मद आमिर ने ये चीज़ बोली अपने इंटरव्यू में कि उनने ये चीज़ बोली थी उसी टाइम पे। अब भाई एक आदमी जो फिक्सिंग में फंस चुका है उसके बाद वो ये चीज़ इंटरव्यू में बोल रहा है, तो सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस है। हर कोई कह सकता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, अब तो बोलेगा ही ऐसा। फ्रॉम व्हाट आई सी, मैंने जब इंटरव्यू देखा तो एक काफ़ी ऑनेस्ट इंटरव्यू लग रहा था देखने में उनका, एंड काफ़ी इनोसेंट लग रहे थे उस टाइम पे देखने में। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने फिक्सिंग नहीं की, बट कि इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, आप एक तरीके से कह सकते हो। अच्छा। तो उनने अपेरेंटली सलमान बट से कहा था भाई यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड सलमान बट ने कहा था कि अभी एक दिन है टेस्ट मैच में, अभी स्टेडियम खुला हुआ है, तुम स्टेडियम में जाओ और प्रैक्टिस कर लो कि नो बॉल कैसे फेंकनी है, जिससे एकदम वो पता ना चले। इससे पहले, इस टेस्ट मैच से पहले आज तक मोहम्मद आमिर ने अपने टेस्ट करियर में नो बॉल नहीं फेंकी थी। वैसे तो एक ही साल हुआ है, पर अभी तक उनने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी थी। अब अगला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है एंड थर्ड ओवर में मोहम्मद आमिर को बॉल दी जाती है। यू कैन सी दिस इन द फुटेज। उस टाइम पे नहीं, उससे पहले जब बॉल दी जाती है सलमान बट उनके पास रनअप तक आते हैं। अच्छा। एंड आमिर ने ये बोला है कि सलमान बट ने उनसे ये कहा कि तुझे याद है ना क्या करना है? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। अंदर जब वो नो बॉल डालते हैं तो कमेंटेटर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा बड़ा गैप था कि क्लियरली आप देखो कह सकते हो कि झूठ, मतलब जान के डाल फिक्स करा है। हाँ, मतलब फिक्स आप नहीं बोलो, क्योंकि उस टाइम पे फिक्सर कह रहा हूँ, कमेंटेटर ने कहा था कि उन्हें ये जेन्युइनली लगा कि ये बैट्समैन को डराने के लिए करा है। अच्छा। हाँ, कि उन्हें पता है जान के करी है, इंटेंशनली करी है, पर उनके दिमाग में फिक्सिंग नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये बैट्समैन को डरा रहा है कमेंटेटर। वही मतलब वही है ना कि यार अब एक 17 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे ये चीज़, जो कि ऑलरेडी आपको लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छे पाथ पे है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नो बॉल डालते हैं। आप बस उसको गूगल पर देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसी नो बॉल यूजुअली डलती नहीं है। तो उस टाइम पे वो नो बॉल डालते हैं एंड उसके बाद मोहम्मद आसिफ जो होते हैं वो 9th ओवर के अपने लास्ट बॉल पे उन्हें नो बॉल डालनी थी, वो भी अपनी नो बॉल डाल देते हैं। ये करके मैच ख़त्म हो जाता है एंड अल्टीमेटली इंग्लैंड जो है वो मैच जीत जाती है। एंड बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पाकिस्तान हारती है। मतलब 450 समथिंग रन बना दी थी इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स के अंदर ही। फिर अगली इनिंग्स में पाकिस्तान 40 समथिंग्स पे ऑल आउट हो जाती है एंड उसके बाद उन्हें फॉलो ऑन दिया जाता है तो 147 पे ऑल आउट हो जाती है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आप कह सकते हो एक तरीके से। तो वो फॉलो ऑन के बाद भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते स्कोर, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। बट उस मैच के अगले दिन ही, बेसिकली मैंने इसकी डेट भी नोट करी थी, 26 अगस्त 2010 से मैच स्टार्ट हुआ था, 27 अगस्त 2010 तक 2 दिन में मैच खत्म हो गया था। नाउ 28 अगस्त, एंड बाय द वे इस मैच में मोहम्मद आमिर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था। इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। मैन ऑफ द सीरीज, इस पूरी सीरीज में थे वो। अच्छा, तो अच्छी बॉलिंग करी थी या काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। अब इसके अगले दिन ऐसा भी कहते हैं कि
उसी रात को मैच के बाद मजहर मजीद ने आके कह दिया था मैंने अपने पैसे दे दिए तुम्हें, ये शेयर है तुम्हारा, ये तुम्हारा बनता है, और मोहम्मद आसिफ को भी मैं पैसे दे चुका हूँ। बट अगले दिन ही उधर ब्रिटिश का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो एक स्टिंग ऑपरेशन रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली मीडिया के अंदर, और वो स्टिंग ऑपरेशन होता है मजहर मजीद का। अब उन्हें कैसे पता चला कि मजहर मजीद ने ये चीज फिक्सिंग करी है? अपेरेंटली उनकी लिस्ट पे बहुत टाइम से ये था, यही हो सकता है रीजन कि इसका कुछ है चक्कर, शेडी चल रहा है। एंड बहुत ही अच्छा मोमेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे आ रही है, ही इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकी, तो कुछ ना कुछ केस तो हो गई, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी रही है मतलब इसके चक्कर में, या तो इसलिए वो ऑलरेडी उस पर सस्पिशियस होते हैं एंड जांच स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक जर्नलिस्ट को भेजते हैं जिनका वही कैमरा वैमरा लगाते हैं वो, एंड वो जर्नलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेसमैन जाता है, ऐसे होता है, एंड वो 1,50,000 पाउंड ऑफर करते हैं। पैसे एक्चुअली में जर्नलिस्ट ऑफर करता है, पूरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे इकट्ठा करके ऑफर करे कि आप ये इतने पैसा आपको दे रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करिए। और उसने एग्जैक्ट बता दिया कि इस बॉल पे नो बॉल डलने वाली है। उसने ये भी एक्सप्लेन करा हुआ है वीडियो में कि भाई नो बॉल डालने का सबसे इजी तरीका है फिक्सिंग करने का, नो बॉल डालते हो तो कोई क्वेश्चन कर भी नहीं सकता उस चीज़ को, ये चीज़ बोली है उसने वहाँ पे। एंड जो एक्चुअल चांसेस हैं जस्ट फॉर पीपल जो शायद इस चीज़ को माने ना, इस पूरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हो सकती है वो 1 in a million थी। जो चीज उसने फिक्सिंग हो रही है एक्चुअली में पकड़ भी लिया उसी टाइम पे। हाँ। नहीं इसकी नहीं तो? जो उसने ये बोला कि इस ओवर में नो बॉल डलेगी इस बॉल पे, उसकी पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी 1 in a million थी। तो आई एम सेइंग कि कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि ये चीज एक्चुअली में नहीं होगी, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, एक बंदे ने 1 in a million वाली पॉसिबिलिटी को मैच से पहले बता दी कि ये चीज होने वाली है। तो इसके चक्कर में देन उसी टाइम पे ये 3 प्लेयर्स को, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और उस बुकी को मजहर मजीद, इन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड जो अपने मोहम्मद आमिर थे, कंसिडरिंग कितने छोटे थे उस टाइम पे एज पे, उनने जाके जज के सामने गिल्टी कह दिया कि हाँ यार ये चीज़ हुई थी। एंड जो ऑलरेडी प्रूफ था, वीडियो प्रूफ था, मोहम्मद आमिर ने आके गिल्टी बोल दिया, तो दे हैड इनफ प्रूफ कि इन सबको वो लोग अब जेल में डाल दें। तो सबको सज़ा होती है। मोहम्मद आमिर को 6 महीने की जेल होती है और 5 साल का बैन मिलता है पीसीबी की तरफ से। मोहम्मद आसिफ को 1 साल की जेल होती है और 5 साल का बैन मिलता है पीसीबी की तरफ से। सलमान बट को 2.5 साल की जेल होती है और 10 साल का पीसीबी का बैन लगता है। एंड मजहर मजीद को सिर्फ 2.5 साल की जेल होती है क्योंकि वो ऑब्वियसली क्रिकेटर थे नहीं वहाँ पे। एंड द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट यहाँ पे, अबाउट मोहम्मद आमिर स्पेसिफिकली, क्योंकि टॉपिक उन पे है। उसी टाइम पे एक इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे, ब्रिटिश न्यूज़पेपर, उनने एक इंटरव्यू लिया था और उनसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको लगता है कि आपको जेल में डाल देना चाहिए इसके चक्कर में? तो ऑब्वियसली ही वाज क्वाइट यंग, इसलिए वो डायरेक्टली तो नहीं बोला जेल में डाल सकते। उसने कहा कि ऑब्वियसली मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, हर गलत काम की एक सज़ा होती है एंड मुझे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जेल उन्होंने नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली यार अब इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर वो खुद ही बोल देगा तो क्या पता एक्सटेंड भी हो जाए। हाउ वुड यू टेक the words of a 17-year-old to your heart, मतलब इतना। और उन्होंने ये चीज़ बोली है, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर आपका एक दोस्त है जो कि अगर आपसे एक गलत काम करवा रहा है तो आपका दोस्त नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है being a 17-year-old, तो आई जेन्युइनली काइंड ऑफ एम्पथाइज विद हिम आल्सो। ऑल्दो ये सारा ज्ञान और इतनी अच्छी बातें ये एकदम से 17 साल की उम्र में ये सब करने के बाद ही आ गई, पहले नहीं थी यार। मैं पता है, मेरा बस पॉइंट ये कि सिर्फ हम लोग एक तरीके से देखें क्योंकि ऑब्वियसली गलत काम करा उसने, एंड बहुत इजीली हर कोई आके ये कह सकता है कि हाँ भाई पैसे ले लिए, गलत काम कर लिया, पकड़े गए, तो आप ये सब बोल रहे हो। एक 17 साल का बच्चा जैसे 1 साल हुआ है टीम में आए हुए और कैप्टन आपसे इन्फ्लुएंस करके वो काम करवा रहा है, और अपेरेंटली इन हिज वर्ड्स उन्होंने कहा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगी ये चीज़, बट आपको चीज़ थोड़ी इन्फ्लुएंस करके करवाई गई। एंड वो कितनी, वो डर बेसिकली उनकी उस आप नो बॉल में देख सकते हो कितना ज्यादा बड़े गैप्स उन्होंने करी है। मुझे भी वही लगता है कि जो पैसिव प्रेशर होता है ना सीनियर्स का, क्या पता अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी तो आपको टीम से निकालना है या कुछ और कर दे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके एक्शन को डिफेंड करोगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव कि क्या एग्जैक्टली साइकी रही होगी एक
17 साल के दिमाग में। हम ये नहीं कह रहे कि जो करे वो सही करे, इनफैक्ट वो खुद भी नहीं कह रहे। उन्होंने खुद भी कहा कि उनको जो भी है पनिशमेंट डिजर्व करते हैं वो, बट एक 17 साल का बच्चा है वो, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो उसकी संगत पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एंड अगर वो कप्तान ही टीम का आपको ऐसे पैसिवली बोल रहा है, भाई यू वुड नेवर नो कि सलमान बट ने एग्जैक्टली किस तरीके से कन्विंस करा होगा। क्या पता पैसिवली थोड़ा पैसिव अग्रेसिव हुआ हो। मतलब ये चीज तो अभी सिर्फ रिपोर्ट्स में आई है कि वहां पे प्रेजेंट था और उसने कहा नहीं तो भी प्रैक्टिस कर लियो। एक्चुअली में कैसे बात हुई होगी, बोलने का तरीका क्या था, नॉट जस्ट हिम, क्या पता जो अपना मजर मजीद है उसने भी क्या बोला एग्जैक्टली एक 17 साल के बच्चे को, तो डर के कर दिया हो, क्या पता यार। तो प्लस इसी देयर इज अ रीजन व्हाई 18 साल के नीचे के बच्चे जेल नहीं जाते। हाँ, तो उनको फिर अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। या तो वही है, आई थिंक अगर मोहम्मद आमिर ये चीज़ 27-28 साल की उम्र में कर रहे होते, इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। 17 साल की उम्र में करना, डेफिनेटली ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड रॉन्गफुली बाय पीपल। स्टिल मुझे लगता है कि क्या 17 साल के लड़के में इतना दिमाग नहीं है कि आपको नहीं करना ही है। प्लस जो बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, मुझे लगता है डेफिनेटली होता है इतना दिमाग तो 17 साल के लड़के में। विच इज़ वाई थिंक कि इट वॉज नॉट जस्ट कि बहुत प्यार से उनको मनाया गया, देयर कुड हैव बीन सम पैसिव प्रेशर। मतलब जितनी इनोसेंस दिखा रहे हैं शायद उतनी एग्जैक्टली इनोसेंस है नहीं। सेकेंडली आई थिंक आई वुड ऑल्सो से दिस बाय एंडिंग दिस टॉपिक, मैं ये बोलूँगा कि 5 साल के बैन का 2015 में उनका कमबैक होता है पाकिस्तान टीम में, एंड इट वॉज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय द एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स या उस टाइम पे जो क्रिकेट टीम में प्लेयर्स थे। सबका ये था कि भाई इसके साथ एसोसिएट नहीं होना हमें, वरना हमारा नाम भी फंसेगा कुछ ना कुछ करके। नेचुरली ऐसा होता ही है। बट 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने काम करा था, अल्टीमेटली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, लास्ट आईसीसी ट्रॉफी, या उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड ऑन दैट डे स्पेसिफिकली ही रिडीम्ड हिमसेल्फ। हाँ भाई, फाइनल में तो पूरी खोल दी थी इंडियन टीम यार। या आई थिंक वही है यार, मोहम्मद आमिर कुड हैव बीन वन ऑफ if not the best bowlers of this generation easily. But वही है कि I think मुझे तो नहीं लगता कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मोहम्मद आमिर को बड़े प्यार से बोला गया एंड वो मान गए। मुझे लगता है डेफिनेटली देयर वाज समथिंग फिशी, एंड वो हमें कहीं पता चलेगा नहीं। माय गट फीलिंग इज दिस। बट द वे ही हैज इम्प्रूव्ड, अब देखो आदमी को आप हमेशा उनके पास के बेसिस पे जस्ट थोड़ी करोगे। जो इंसान वो आज है, आई थिंक ही इज अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग and has improved greatly and is one of those few पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन पे एक्चुअली थोड़ा सेंस लगता है देख के, जो बात मुझे भी लगता है। क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी जब वो शाहीन अफरीदी के बारे में कह रहे थे। कि आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, उससे कभी कभी खिलाया जाता है, नहीं सारे सीरीज में ही रेड पीट रही है। बट शाहीन अफरीदी उन्होंने उस टाइम बोला था जब उनकी इंजरी नहीं हुई थी 2022 से पहले कि हो जाएगी इंजरी, या कि अगर ये तीनों फॉर्मेट में हर मैच ही खिलाना है तो फिर बहुत जल्दी से इंजरी होगी। प्लस वो कॉल आउट भी करता है मतलब अपने प्लेयर्स को। उन्हीं के साथ अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेलने गया था, तो अभी जब 24 में आए थे तो इट्स मतलब आई थिंक ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एज अ पर्सन, बट इट वाज नॉट जस्टिफाइबल। आई पर्सनली बिलीव कि 17 साल के लड़के में इतना दिमाग तो होता है, विच इज़ वाई आई थिंक देयर वाज सम अदर प्रेशर। बट एंड दिस इज समथिंग वेरी कॉमन ऑल्सो बाय द वे। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत कॉमन होता है एक्चुअली में। बट आई थिंक हमने स्टोरी कवर कर ली है पूरी। ऑन दैट नोट आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे पास और ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इसके 2-3 पार्ट्स और बन सकते हैं आराम से। अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते रहेंगे ऐसी वीडियोस पे तो हम भी इंकरेज होंगे ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जो कि पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन करिए, जाके लोगों से बातें करिए। हमारी कम्युनिटी में मेंबरशिप्स हम लॉन्च कर चुके हैं, वो जाके देखिए। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको हमारे चैनल से देखना चाहिए वो दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।